बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमन आपको गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ मैंने देखा है कि ये 20 साल जो रिकॉर्ड टूट रहा है धुंध का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुबह सुबह प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को ट्रैफिक में, क्योंकि अच्छी खासी धुंध है इस वक्त। बिल्कुल अच्छी खासी धुंध है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मुख्तलिफ मोटरवेज को तो हद निगाह सफ़र होने पर बंद कर दिया गया। फिर ट्रेन और फ्लाइट स्केड्यूल जो है वो भी मुतासर होता है, ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होती हैं। और आज तो लाहौर शहर में रिंग रोड को भी बंद किया गया था, तो ज़ीरो विजिबिलिटी देखी जा रही थी। और आप सोचिए कि इस कदर धुंध है और लेकिन ठंडक और ठंड उस तरह से महसूस नहीं की जा रही जो टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन धुंध का राज जो है वो पंजाब और उसके गिरदोनवा में और मेजर सिटीज में जो है वो बरकरार। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। तो फिर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो वैसे तो आप हाईवेज पे तो वैसे ही थोड़ा सा मतलब मोटरवेज और रिंग रोड तो बंद कर दी जाती हैं, लेकिन अगर फिर भी आप हाईवेज पे सफ़र कर रहे हैं मेन NHA पे, तो फिर भी आप फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और स्पीड को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग अपनी स्पीड को कम नहीं करते। वो समझते हैं कि शायद मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और एहतियाती तदाबीर जो बताई जाती हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, उनको डेफिनेटली ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ हम एक और अफसोसनाक खबर जो कल रात को सुनने में आई कि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, घर वालों को सब्र अता करे। एक सीजन्ड पॉलिटिशियन वो थे। आप उनसे एतराज़ कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी पार्टी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो खदमात हैं पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स में, वो कभी भुलाई नहीं। बिल्कुल, 1990 से वो सियासत से वाबस्ता से और मुसलसल गुज़श्ता 20 साल से वो सेनेटर मुंतखब होते आ रहे हैं। और नून लीग से बड़े देरीना उनके ताल्लुकात और नवाज शरीफ के बड़े एक करीबी साथी के तौर पर उनको हमेशा समझा जाता था। जब भी उनकी पोलिटिकल पार्टीज़ की जब आपस में मीटिंग होती है तो मुशाहिदुल्लाह साहब हो गए, परवेज़ रशीद हो गए, ये वो लीडरान हैं जो कि बड़े करीब हैं मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के। तो ये एक बड़ा नुकसान है जी नून लीग। मुझे याद आया कल हम जब बात कर रहे थे, पूरी सेनेट की डिटेल्स दे रहे थे और मुशाहिदुल्लाह खान साहब का जब नाम आया तो हमने ये कहा था कि इनके नाम के साथ तो सेनेटर ऐसे लगता है कि बिल्कुल अटैच हो गया। सो बहुत अफसोस हुआ और अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर H11 के कब्रिस्तान में अदा की जाएगी और इसी दुआ के साथ कि उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता करे। अब आई थिंक ये सिर्फ मगफरत की दुआएं हैं जो उन तक पहुंच सकती हैं। बिल्कुल, हम दुआ करते हैं उनके लिए और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। इसके साथ साथ बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं, हमने उस पर बात करनी है, लेकिन अभी हम नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट कराने का मामला, जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उसे उतनी ही मिलनी चाहिए। किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। अदालत के रिमार्क्स आज फिर समाप्त। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन लड़ सकेंगे या फिर नहीं, कागजात मंजूर होंगे या मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। नून लीग के परवेज़ रशीद के कागजात की जांच पड़ताल भी आज होगी। विभागीय वजीर फैसल वावडा की किस्मत का फैसला भी होना बाकी। ज़िमनी इंतखाब के दौरान हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश का इल्जाम, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने हलीम आदिल शेख को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सईद गनी ने हलीम आदिल शेख को फसादी और बदतमीज करार दे दिया। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की की शरह 5.5% थी। इमरान खान के दौर में तरक्की की शरह मनफी हो गई। 73 साल में इमरान खान से बड़ा कोई चोर नहीं आया। मरीम नवाज की नौशहरा जलसे में वजीर आजम पर तनकीद। अली जफर का कोहपेमा, अली सदपारा को खराज तहसीन। गुलकार ने अपना गाना पहाड़ों की कसम आलमी शोहरत याफ्ता कोहपेमा मोहम्मद अली सदपारा की बहादुरी की याद में रैली। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले तो आपको अहम खबर देते चलें इस्लामाबाद से, जहां पर सेनेट इलेक्शन के लिए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने PTI के यूसुफ रजा गिलानी पर दायर एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है और इस वक्त आपको बताते चलें कि यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। बड़ी खबर है जी यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से, क्योंकि कल भी समाअत हुई और यूसुफ रजा गिलानी बड़े, क्योंकि PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त पर और उम्मीद यही की जा रही है कि हफीज़ शेख के साथ कड़ा मुकाबला होने जा रहा है इनका।
तो अब तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं, बड़ा फैसला आ गया। अभी हम बात ही कर रहे थे, बल्कि टॉप स्टोरीज में हमने जिक्र भी किया कि आज हो जाएगा फैसला, और उसी टाइम पे फैसला हो भी गया। तो ये पीपल्स पार्टी और इसके साथ पीडीएम के लिए एक अच्छी और पॉजिटिव खबर आ गई। बिल्कुल, एक पॉजिटिव और अच्छी खबर आ गई है, लेकिन इसके साथ साथ ओपन और सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से सदारती रेफरेंस पर समाअत तो चल ही रही है। और इस दौरान चीफ इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर अराकीन अदालत में पेश भी हुए और उन्होंने अपने जवाब जमा भी करा दिए, और वो अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम रहे कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इंतखाबात खुफिया रायशुमारी से हो सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डायलॉग्स जो हैं कल अदालत में सुनने में आए, और जिस तरह से रिमार्क्स दिए गए जजेस साहिबान की जानिब से कि ठीक है, फिर आप सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए करा लीजिए, लेकिन अगर एक भी सीट मुमकिना सीट से इधर उधर हुई तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। और फिर ये भी पूछा गया कि क्या आप कह रहे हैं सीक्रेट बैलेटिंग और फिर सीक्रेट तरीके से ही इंतखाब हो सकता है, तो क्या ताहियात और क्या क़यामत तक ये सीक्रेट ही रह सकता है? ये भी पॉसिबल है? ये भी पूछा जज साहब ने। तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तरीकाकार ज़रूर होना चाहिए कि अगर कहीं पर वफादारियाँ बदली हैं, कहीं पर कुछ लेन देन हुआ है, जो जिक्र भी हुआ कि इस वक्त बात की जा रही है कि शायद दुबई के या दूसरे ममालिक में राब्ते किए जा रहे हैं कि वहाँ पर पैसे पहुँचाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो वीडियो भी सामने आ गई ना, तो उसके बाद अब डायरेक्ट पैसे नहीं लिए जा रहे, अब कमीशन एजेंट्स भी सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं इसको रोकना चाहिए, बजाय कि मामला मजीद बिगड़ जाए। तो यही इस वक्त जो समाअत हो रही है उसका मकसद भी है कि आप अगर इसको रोकें तो ही फायदा। और इलेक्शन कमीशन को इसमें मेरे ख्याल में एक स्टेप आगे जाना चाहिए और बढ़कर फैसला करना चाहिए। बिल्कुल, और आप ये भी देखिए कि कल जो इंटरेस्टिंग रिमार्क्स का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की बात पर यह भी कहा कि बेईमानी हमेशा ईमानदारी से की जाती है, और आज भी लोग नोटों के बैग्स लेकर बैठे हुए हैं। सो जो पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो हॉर्स ट्रेडिंग जो टर्म यूज की जाती है वो क्रिएट किया जाता है, उसमें वो मुतल्लिका लोग तो जिम्मेदार होंगे ही। उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती ये एक अलग बहस है, लेकिन अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर जितनी मुमकिना सीट्स हैं, जितनी रिप्रेजेंटेशन प्रोविंशियल है किसी भी पार्टी की, उतनी ही नुमाइंदगी अगर उनकी सेनेट में होती है तो फिर तो ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से ये इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अगर नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। और ये हम देखते आए हैं, 2018 के इलेक्शंस की बात कर लें, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस की बात कर लें, कि नुमाइंदगी के तहत अगर इलेक्शन होते होते तो शायद ये रेशो कुछ और हो। बिल्कुल, और हमने तो मतलब मेजर बड़ी एग्जाम्पल जो हमने देखी वो ये थी कि जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तो फिर सब कुछ ही बदल गया। उसके बाद तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन या फिर हमारी जो कोर्ट्स हैं, हमारी पार्लियामेंट है, उसको अभी ये मामला सेनेट का इंतजार नहीं करना चाहिए था इलेक्शन का, इससे पहले ये हल कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मेजर डिफरेंस आया जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुंतखब हो गए थे। तो उसके बाद फिर क्या रहा? लेकिन उस वक्त ये बहस छिड़ी भी नहीं थी कि आपने ऊपर मतलब अदालती लेवल पर या इलेक्शन कमीशन उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन अब चूंकि छिड़ गई है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलना है वो तो अदालत के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। Thank you very much and very good morning to you. Thank you so much सर। बुखारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और पीटीआई की तरफ से जो एतराज़ात दायर किए गए थे वो मुस्तरद हो गए। सबसे पहले तो मैं आपका इस पर कमेंट लेना चाहूंगी। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि एक ऐसा शख्स जो वजीर आजम रहा हो, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर जो चार्ज भी लगा था वो एक्सोनरेट हो गया हो, ऐसे आदमी के कागजात जो हैं उनके ऊपर एतराज़ात लगाना एक कोशिश है उन्हें काम में हिस्सा लेने से रोकने की। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा एग्जाम है और इससे क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की भी बढ़ेगी, और हुकूमती हलकों की तरफ से जो कोशिश थी वो नाकाम हुई है। मैं ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसके लिए एक अच्छा शगुन है। बिल्कुल सलीम बुखारी साहब, जैसे आपने कहा कि एक अच्छा शगुन है और वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो फिर अब जो मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद में हफीज़ शेख साहब के साथ इनका सेनेट की सीट पर, आपको ये जो सिचुएशन इस वक्त है और जो मामलात हैं, जो डिस्कशन इस वक्त चल रही हैं, कड़ा मुकाबला होगा या फिर कुछ फैसला एक यकतरफा भी हो सकता है? अब मुझे इस हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब से नॉमिनेशन हुई है उनकी पार्टी की तरफ से और जब से पीडीएम ने उनको अपना उम्मीदवार तस्लीम कर लिया है, तब से जिस किस्म की बौखलाहट, जिस किस्म की परेशानी हम देखते हैं हुकूमती हलकों में, उससे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है। अब इसे आप इसका क्रेडिट आप आसिफ अली जरदारी को दीजिए या पीडीएम को दीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन जब से उनकी नॉमिनेशन हुई है सूरत हाल जो है वो इसकी गमास है कि हुकूमती हलकों में इसके हवाले से परेशानी जरूर है। ठीक, बिल्कुल, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये सिस्टम में कुछ तब्दीली जो है वो खुशाइन भी करार दी जा सकती है, लेकिन अगर इन दोनों के 1-on-1 कंपटीशन का जिक्र करें कि यूसुफ रज़ा गिलानी वर्सेस हफीज़ शेख,
और हफीज शेख को तो पीटीआई वाले भी ओन उस तरह से नहीं कर रहे हैं, एतराजात बड़े खुलकर भी सामने आए हैं कि ये हमारी पार्टी के वर्कर नहीं है। ये कल तो मैं देख रही थी एक निजी टीवी के प्रोग्राम में पीटीआई के मोहम्मद अली साहब ये कह रहे थे कि देखें जी, हमने तो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट पीपल्स पार्टी के ही वजीर खजाना को खड़ा कर दिया। तो इतने कोई प्राउड की बात नहीं थी, बट ही वाज कन्फेसिंग इट। तो बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि कोई अपसेट देखने में आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? जी देखिए, जिस तरह का रवैया इख्तियार किया हुआ है हुकूमती हलकों ने, मिसाल के तौर पे कल की काबीना का इजलास जो था उसके अंदर वजीर आजम साहब ने खुद तमाम वज़रा से ये कहा है जी कि वो बाकी सारे काम छोड़ के यकीनी बनाएं कि शफीक शेख साहब जो है वो मुंतखब हो जाते हैं। उसकी दो वजूहात है। एक तो ये कि जिस तरीके से उन्हें वजीर खजाना मुकर्रर किया गया है, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो उसको ये चीज फौरी तौर पर छोड़नी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पे पार्टी के अंदर ये बहुत शदीद फीलिंग है कि एक आउटसाइडर जिसके बारे में मीडिया में कभी कहा जाता है कि वो बैग लेके आए हैं, ब्रीफकेस लेके आए हैं, और जब जो ही सूरत हाल बदलेगी वो अपना ब्रीफकेस पकड़ेंगे और वापस भाग जाएंगे, या ये कि ये जनाब के तो आजमाए हुए हैं, बहुत दफा के पहले पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं जी। तो बहुत सारे यानी जवाब लेके इसके ऊपर क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ा खतरा ये है कि क्योंकि उनका ताल्लुक पीटीआई की हार्डकोर से नहीं है, और ये अरकान जो हैं वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि जो शख्स पार्टी का वर्कर नहीं है या पार्टी के अंदर उसने काम नहीं किया है, उसको तो वो वोट नहीं देंगे। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये इशारे हमें, ठीक है, ये बड़े ओपनली नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल सही। बुखारी साहब, एक और मामला आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा हफीज शेख को जिताने के लिए कोशिश की जाए। इसके साथ साथ कल जब इजलास हुआ तो उन्होंने एक बड़े पॉजिटिव और बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने कह दिया कि जी हम अक्सरियत ले लेंगे सेनेट में। मतलब अभी तो नज़र नहीं आ रही है, अगर आप नंबरिंग देखें तो आपको लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या फिर जो अभी माजी में हालात रहे हैं उसकी वजह से ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल से उनको भी थोड़ी सी फॉल्स होप्स हैं, इसलिए अभी तो ये फैसला होना है अदालत में कि शो ऑफ हैंड से होगा इलेक्शन या सीक्रेट बैलेट से होगा। ये भी एक बेवक्त की बहस या बेवक्त की रागनी आप इसको करार दे सकते हैं, इसलिए कि जिन्होंने कानून बनाया, आइन बनाया था, जिन्होंने इसको सीक्रेट बैलेटिंग रखा था, वो बेवकूफ लोग नहीं थे। इसकी असल स्पिरिट ये है कि हर एक रुकन असेंबली को ये आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी और अपने जमीर की आवाज के मुताबिक वोट दे, इसीलिए तो उसको सीक्रेट रखा गया था। तो अगर इसकी इस स्पिरिट को ही किल कर दिया जाएगा तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आती कि बगैर किसी आईनी तरमीम के कैसे ये शो ऑफ हैंड हो जाएगा। अदालत के पास ये इख्तियार है या नहीं है, अदालत की जुरिस्डिक्शन ये है या नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अदालत ये कर सकती है कि ये रेफरेंस वापस भेज दे और कहे कि पार्लियामेंट तय करें। लेकिन अगर इसके लिए उन्होंने ये तय कर दिया कि ये कानून में अमेंडमेंट होगी तो फिर तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगी। लेकिन अगर ये आइन में अमेंडमेंट के लिए रेफर किया जाता है वापस, तो फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, जो कि पीटीआई के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत सी तवक्को इमरान खान साहब को शो ऑफ हैंड की वजह से है। वो समझते हैं कि अदालत जो है वो पीटीआई को रिलीफ देगी, जैसे कि उन्होंने रेफरेंस भेजा हुआ है। और अगर ये होता है तो फिर मैं आपको बिल्कुल यकीन से ये कह सकता हूँ कि किसी भी कानूनी आईनी एग्जाम की आईनी शिक की हैसियत नहीं रह जाएगी। जब आपको सूट करे आप सेक्रेट बैलेटिंग करा लें, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हमने देखा ही है, और जब आपका दिल चाहे आप इसे शो ऑफ हैंड कर लें। मेरे ख्याल से आइन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और खिलवाड़ ऑर्डिनेंस के नाम पर भी निकाले जाते हैं। जब आप पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करा पाते तो आपने एक ऑर्डिनेंस भी, इफ वी वर नॉट फॉरगेटिंग, कि एक ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ है जो अदालती फैसले के साथ मशरूत है। लेकिन बुखारी साहब, आपने जैसे कहा ना कि ये इख्तियार सीक्रेटली तमाम मेंबर्स के पास होता है कि वो इस्तेमाल करें अपनी ज़मीर की आवाज़ पर, एंड ऑल्सो अपने सूबे के मुफाद के लिए भी, कि वो बेहतर समझते हैं जो भी जिस भी नाम को वो उसको सेलेक्ट वोट कर दें और सीक्रेटली वो करें। लेकिन कल जो रिमार्क्स दिए गए अदालती कार्रवाई के दौरान, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा, वोटों की खरीदो फरोख्त को रोकने में इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ये तो हम साल से देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन कितना रोल प्ले करता है, वो चाहे इंतखाबात के दौरान पैसे के खर्च करने के हवाले से हो, वो कागजात के हवाले से हो, वायलेशंस तो हम देखते हैं इलेक्शन के दौरान होती हैं। तो क्या इस पर्टिकुलर चीज पर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी लेगा? मुझे पहले तो इस बात की बहुत खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो बिल्कुल कानून आइन जो है उसकी स्पिरिट के मुताबिक है और वो उस पर कायम है। 2 दफा उन्होंने अपना जवाब जमा कराया है,
दोनों दफा उन्होंने कहा है कि जी कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके सीक्रेट बैलेट जो है वो कराया जाए। अब देखिए, जहां तक अदालत का ये रिमार्क्स अदालत के हैं कि जी आप इसको यकीनी बनाएं, सीक्रेट बैलेट में इसको यकीनी बनाने का ना इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास, ना उसकी ताकत है, ना उसमें इतनी कुव्वत है कि वो इसको यकीनी बनाए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सीक्रेट बैलेट की स्पिरिट ये है कि हर रुकन असेंबली, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली का है चाहे वो नेशनल असेंबली का है, उसको ये हक हासिल हो। देखिए, आइन दो जगह मना करता है सिर्फ किसी रुकन असेंबली को कि वो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ किसी फाइनेंशियल बिल पे वोट ना करे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट ना करे। इसके अलावा उसको ये आजादी और ये हक, लेकिन बुखारी साहब फिर इसके अलावा अगर हक जो हासिल है उसका फिर गलत जो इस्तेमाल होता है, जैसे कि पैसे लेने के हवाले से बात अब तो खुल चुकी है, वीडियोस पे बात हो रही है, कल समाज पर भी इस बारे में बात हुई कि इंटरनेशनली अब तो कमीशन एजेंट बन गए हैं जो कि पैसे ले रहे हैं। इसका फिर हल क्या है, क्या किया जाए? फिर पार्लियामेंट से भी ये चीज़ मंजूर नहीं हो पा रही है, फिर क्या किया जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एक हवाला दिया जा रहा है इस रेफरेंस के अंदर, वो तो पीटीआई के ही पैसे देने वाले थे, पीटीआई के ही पैसे लेने वाले थे, पीटीआई ही उसको अब एक कमेटी बना के प्रूव कर रही है। तो ये तो एक तमाशा है। सबसे ज्यादा इल्जाम आप मुझे बताइए, इमरान खान साहब ने जब ये साबित हो गया, जब उन्होंने ऐलान कर दिया पब्लिक रैली में कि मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को गिनते हुए, तो फिर ये फारग करके तो आपने प्रोटेक्शन दी है उनको, उसके बाद आपने प्रोसीड क्यों नहीं किया उनके अगेंस्ट? उनको अदालत में क्यों नहीं लेके गए आप? सही। तो ये सारी वो बातें हैं जो यूं लगता है कि पीटीआई को ये खदशात नहीं है, ये खतरा है बाकायदा कि उनके लोग जो है उन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे जो इन्होंने नामजद किए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वोट मिलते हैं या नहीं मिलते? खान साहब ने कहा कि हम अक्सरियत से सेनेट इलेक्शन जीत लेंगे, ये होता है या नहीं होता ये तो 3 मार्च को ही पता लगेगा। लेकिन असला सीक्रेट और ओपर बैलेट का आज भी समात होनी है और मतलब ये है कि आज या कल फैसला वो भी सुना दिया जाएगा, फैसला सुना दिया जाए। और मेरे ख्याल में इस पर डिले होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसका इंतजार हो रहा है, अब यही लग रहा है कि इस पर फैसला जल्द आ जाएगा और इससे चीज़ें मजीद क्लियर भी हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बात करें कि वो भी कल खासी एक्टिव दिखाई दिए। एक जाने तो यूएन का इजलास भी था, मतलब उससे उन्होंने वर्चुअली खिताब भी किया। वहीं पर मिवाकी जंगल के हवाले से वो बड़े एक्टिव हैं गुज़श्ता कई दिनों से। लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद में भी उन्होंने मिवाकी तर्ज के जंगलात उगाने के लिए जो कोशिशें की हैं और वो कल उसका बाकायदा उन्होंने आगाज़ भी कर दिया। बिल्कुल। और शक्कर पड़ियाँ का जो जंगल है वहाँ पर उन्होंने पौधा लगाया और उसका बाकायदा इफ्तिताह किया। और ये बात उन्होंने पहले भी अपने ट्विटर हैंडल पर ऑब्वियस कर दी थी कि मैं पूरे मुल्क में कैंपेन चलाने जा रहा हूं जिसके तहत हम 1 अरब दरख्त लगाएंगे। इस्लामाबाद में 20 मकामात पर मिवाकी जंगल उगाए जाएंगे और ये वो पौधा है, वो उस तर्ज का ये जंगल है जो बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है। बिल्कुल। और वफाकी दारुल हुकूमत में जंगलात के लिए 20 मकामात की जो निशानदही की गई है उसमें लोटस पार्क को उन्होंने दोबारा शहरियों के लिए खोल दिया गया, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म ने कल पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। बिल्कुल। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कल मौसम बहार की सरकारी मुहिम का भी बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। और मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी भी है कि आप देखें कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हमारा माहौल होना चाहिए, जिस तरह से हमारी फ़ज़ा हो चुकी है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो धुंध फरवरी में आ रही है, एग्जैक्टली स्मॉग का इफेक्ट है, तो ये वो तमाम क्लाइमेट चेंज है जिससे बचने के लिए हमें पौधों की तरफ जाना पड़ेगा। और हम भी टॉप 10 कंट्रीज में आ चुके हैं, वो कंट्रीज जिनमें ये अफेक्ट होता है, ये इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज जो है, ये इन्वायरमेंटल चेंजेस जो आ रही हैं हम यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि अभी भी मेरे ख्याल में लेट तो खैर नहीं हुआ, लेकिन लेट हो सकता है। अगर हम अभी भी जंगल इस तरह के ना उगाएंगे तो आइंदा 5 से 10 साल में मजीद मुश्किलात हमारे लिए हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल ये भी कहा कि लाहौर और पेशावर को गार्डन सिटी, बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब दोबारा से हम उसको उस तरफ लेकर जाएंगे। लाहौर में 50 जगहों पर इस टेक्नोलॉजी के तहत दरख्त लगाए जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के हर कोने में गया हूँ और ये पाकिस्तान हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफा है और हम इसकी कदर ना कर सके। और अब ये तमाम जो इंतजामात और पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, ख़ासतौर पर दरख्त लगाने के हवाले से, पौधे लगाने के हवाले से, और 10 अरब दरख्त का जो टारगेट है वो अचीव करना है, पीएम साहब ने कहा। तो आई थिंक ये एक ग्रेटर विजन है जिसमें ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म, पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि हर शख्स को अपना रोल प्ले करना है। बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, हर शख्स को अपना रोल प्ले करना है। और इसके साथ साथ हमें भी दरख्त अपने तौर पर भी लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। इस जो हमारी मुहिम चलती है उसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि ज़राअत इंसानी बका के लिए बुनियादी ज़रूरत है। कल जब UN की
बैनुल-अक़वामी ज़राई तरक्याती फ़ंड से वर्चुअल खिताब उन्होंने किया है। तो आलमी आबादी उन्होंने कहा कि जल्द 8 अरब तक पहुँच जाएगी और इसमें 20 ममालिक ग़ज़ाई किल्लत का शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं और 10 करोड़ बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया से गुर्बत और भूख खत्म करना चाहते हैं तो सबको मिलकर काम करना होगा, अपना अपना रोल प्ले करना होगा, बड़े ममालिक को छोटे ममालिक को सपोर्ट करना होगा और ये जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट है इसी के तहत इंसानियत को बचाया जा सकता है। दुनिया भर में जो कहत साजी है, लोग भूख से मर रहे हैं, ये इंसानियत नहीं हो सकती। तो वो बेसिकली हमेशा जब भी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि हमेशा उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम है, फाइनेंशियली वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं है एंड वो जैसे कहते हैं ना कि कॉन्शियस जगाने की कोशिश करते हैं उन तमाम डेवलप कंट्रीज की जिनके पास फंड्स भी हैं, पैसे भी हैं। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट विजन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर कि एक तरफ तो बड़ी बहसो तकरार और सियासी स्कैंडल्स और इश्यूज चल रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ये पॉजिटिव चीजें जो हैं वो पाकिस्तान को आगे लेकर डेफिनेटली इसी से जुड़ी बात कि कोरोना के दिनों में भी उन्होंने यही एक्सपेक्ट भी किया था और उन्होंने अपील भी की थी कि पूरी दुनिया में जो ग्रेट 8 ममालिक हैं या G20 ममालिक हैं वो सपोर्ट करें, वो IMF को कहें कि वो हमारे फंड्स जो हैं वो रिलीज़ करें और इसके अलावा जो डिले करें वापसी में जो कर्जे की है फिर सपोर्ट करें। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, सिर्फ अपने लिए बात नहीं करें, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी गरीब ममालिक हैं उनके लिए वो बात करें, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, कुछ मजीद खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है एंड ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला जो है वो देखने में आएगा जहाँ पर टीमें आपस में मद्दे मुकाबले तो होंगी लेकिन शायकीन अपनी अपनी टीम सेलेक्ट कर लेंगे कि उन्होंने किसको सपोर्ट करना है। मैं ये पूछने लगा था अभी सिलेक्ट करना है। मैं अभी भी लाहौर कैलेंडर्स को सपोर्ट। अच्छा, मैं पहले सीजन से अब तक जो है ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम तो वो जीत गए थे, अब दिफाई चैंपियन है, लेकिन मुझे ना पता नहीं क्या है, बस मैं हमेशा पहले सीजन से मुझे क्वेटा पसंद है। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम कराची किंग्स ने लाहौर और कराची किंग्स का मुकाबला हुआ था ना, तो वो बड़ा एक टफ कॉम्पिटिशन था। उससे पहले वो क्वेटा ग्लैडिएटर उससे पहले खेले थे। लास्ट टाइम चूंकि मैच रोक दिया गया था और थोड़ा डिले के साथ जो है वो हुआ था, लेकिन बड़ा टफ कंपटीशन लाहौर और कराची के दरमियान हुआ। आप ही को नहीं पता क्रिकेट का, मुझे भी पता है। इस दफा भी आप देखिएगा लाहौर कैलेंडर्स जो है वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो भी टीम अच्छा परफॉर्म करे, हमें अच्छी क्रिकेट देखनी है। हमारे ग्राउंड बहाल हो रहे हैं और 20% ऑडियंस के साथ हो रहे हैं और आपको पता है ऑनलाइन टिकट्स जो हैं वो बिकना शुरू हो गए हैं, बुकिंग्स होना शुरू हो गई हैं। तो आपको जो मैच सूट करता है जिस डे के मुनासिबत से, क्योंकि पूरा स्केड्यूल तो जारी कर दिया गया है, तो आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो टू स्टेडियम। और अगर नहीं जाना चाहते तो कुछ डिफरेंट जगहों पर जो है वो गैदरिंग्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी देखा जाएगा एंड ऑल्सो आप घर पे बैठकर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। घर पर बैठकर मेरे ख्याल में बेहतर है, क्योंकि 20% है और सिर्फ कराची में भी मैचेस हैं, फिर लाहौर में होने हैं, तो मेजॉरिटी तो ऑब्वियसली घर पर बैठ के देखेगी मैच और टीवी पर देखेगी, तो खूब एंजॉय करें। और क्योंकि हम टीम्स की बात कर रहे हैं, कराची है दिफाई चैंपियन और बड़ी बड़ी टीमें बाकी हैं। क्वेटा तो मेरी पसंद है, तो मुझे ऐसी ना पुराना PSL याद आ रहा था, नया वाला मैं भूल गया था कि ये हुआ ही। अच्छा, लेकिन पहला मैच जो है वो कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा 20 फरवरी को। इस पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। A very good morning to you. गुड मॉर्निंग ऑल्सो, थैंक यू। हमेशा ऐसे होता है कि जब भी कोई इवेंट आ रहा होता है, कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो हम जर्नलिस्ट के लिए एक बड़ी हैपनिंग हो रही होती है, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों के लिए इस तरह की सीरीज, इस तरह की लीग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती हैं। तो आई एम श्योर कि 2 दिन का इंतजार आपसे भी नहीं हो रहा होगा, आप भी बड़े एक्साइटेड होंगे। जी डेफिनेटली, आई थिंक पाकिस्तान इवेंट है जो क्रिकेट स्पेशली स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो क्रिकेट ही है और सबसे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान सुपर लीग का, सबको इंतजार होता है। तो डेफिनेटली यस, मुझे भी जितना आप लोग बेकरार हैं उतना ही मैं भी बेकरार हूँ PSL स्टार्ट होने में। बिल्कुल सही है अली यूनुस, हम लोग सब इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें टीम्स की, जो कि कराची ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया लास्ट सीजन में, लाहौर कलंदर्स बड़ा आगे आया, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के बारे में हमेशा कहा जाता था कि थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम बड़ा अच्छा किया। क्वेटा, इस्लामाबाद, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, अगर थोड़ा सा इनके बारे में आप बात करें तो कौन सी टीम को आप इस दफ़ा ज़्यादा तगड़ा देख रहे हैं और परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं? आई थिंक अगर बैलेंस वाइज और कंडीशंस वाइज अगर हम बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स आई थिंक इस बार सबसे बैलेंस साइड मुझे लगती है, क्योंकि अगर हम उनकी बॉलिंग और बैटिंग की कॉम्बिनेशन देखें और जो बैलेंस देखें, सबसे अच्छा क्रिएट जो हुआ वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का है। स्टार्टिंग फ्रॉम हम बात करें, आजम खान इज समबडी जिसको
लुक फॉरवर्ड सिग्नल्स की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, तो मैं चाहूंगी कि हम उनसे दोबारा रब्ता करें ताकि हम उनको बेहतर अंदाज में सुन सकें और उनकी आवाज़ जो है वो क्लियर हो सके। लेकिन उन्होंने चीज क्लियर होगी ना, कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैलेंस है, लेकिन मैं ये समझती हूँ अबूजर अगर हम पिछले मैचेस को जहन में रखें तो मुल्तान सुल्तान एंड पर आकर थोड़ा सा वो अंडर परफॉर्म कर गए, बट ओवरऑल द लीग उन्होंने बड़ा जबरदस्त बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। एंड पर आकर थोड़ा हार्ड लक हो गई एंड दे कुडंट मेक इट टू द फाइनल, बट हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी अली, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप टीम्स फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। हाँ जी, कॉम्बिनेशन की अगर बात करूँ तो आई थिंक जैसे मैंने बोला कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का सबसे जबरदस्त है। देन अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो पेशावर ज़ालमी की जो इंटरनेशनल पिक्स हैं आई थिंक वो सबसे बेहतरीन है। जिस तरीके से उनके लोकल प्लेयर्स और इंटरनेशनल का कॉम्बिनेशन है, तो सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो पेशावर ज़ालमी की आती है। एंड देन उसके बाद फॉलो अप करें तो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग साइड बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक उनकी बॉलिंग साइड बहुत ज्यादा बेहतर है, बट थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हूँ उनकी पिक से। उनकी पहली पिक थी तो राशिद खान को उन्होंने प्रेफर किया, हालांकि ऑलरेडी उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। उनको बॉलिंग मजीद स्ट्रांग करने की इतनी शायद जरूरत नहीं थी जितनी वो अगर एक बैट्समैन इंटरनेशनल को पिक कर लेते तो वो बैटिंग उनकी थोड़ी स्ट्रांग ज्यादा हो जाती। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा इन माय ओपिनियन थोड़ा लैक कर गए। और अगर हम बात करें बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो थोड़ा रस्टी है थोड़ी उनकी, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं अनफिट होंगे। शादाब जो है वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, उसके बाद फहीम अशरफ इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, आसिफ अली भी थोड़े डाउटफुल हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इसलिए मुझे लगता है इतनी खतरनाक नहीं है। अच्छा। उसके बाद अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की, देन एज उनकी बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑल्दो उन्होंने रिजवान को कैप्टनसी दी है, थोड़ा चेंज लाने की कोशिश की है, मैनेजमेंट उनकी चेंज हो गई है पिछले 2 दिन में, बट स्टिल आई थिंक जो एज है वो उनके अगेंस्ट जाती है। जितने भी उनके प्लेयर्स अगर हम देखें तो एज उनकी ऑलमोस्ट 35 प्लस के ज्यादातर प्लेयर्स हैं। बिल्कुल। एंड इन टी20 आपको जरा फ्रेश लेग्स चाहिए होती हैं थोड़े यंगस्टर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि भाग दौड़ना ज्यादा होता है, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, फील्डिंग बहुत ऑन टू द मार्क होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर पीएसएल की टीम का सबसे मैं अगर मुआवजा करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ालमी जो है कराची किंग्स रह गया। अली, आपने कराची किंग्स के बारे में अपना तज्जिया नहीं दिया। कराची किंग्स अब डिफेंडिंग चैंपियन जरूर हैं, बट एक तो कोच का बहुत बड़ा फैक्टर है। नए कोच है, पहली बार हम देखेंगे कि हर्षल गिब्स एज अ कोच अपनी पीएसएल में आएंगे। तो अभी मैं थोड़ा डाउटफुल होऊंगा पेशावर ज़ालमी कराची किंग्स की बैटिंग को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है उनकी बैटिंग। तो अगर बाबर आजम की जिस तरीके से फॉर्म है आजकल थोड़ा जरा डिक्लाइन की तरफ है, तो मुझे इतना कराची किंग्स थ्रेट नजर नहीं आता है जितना कोयटा या पेशावर ज़ालमी नजर आता। तो अली यूनिस, आपने जिस तरह कैटेगरिकली बड़े जबरदस्त तरीके से बताया कि कौन सी टीम अभी आपको स्ट्रांग नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम देखें 2016 से अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो स्टार्ट था, 2 दफा चैंपियन वो रहे, उसके बाद थोड़ा सा वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस की जो प्लस माइनस आ रहा है, इसकी बेसिक वजह क्या है? क्योंकि कंडीशंस तो वही हैं। देखिए, ज्यादातर मुझे मेन वजह ये लगती है कि तब जब पहले 2 सीजन की अगर बात करें तो बहुत सारे नए लड़के इंडक्ट हुए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो एक हंगर डिफरेंट थी, एक पैशन डिफरेंट था गेम खेलने का। जिस तरीके से शादाब परफॉर्म करते थे, आसिफ अली ने पाकिस्तान में जगह बनानी थी, देन सेम इज द केस विद फहीम अशरफ, हुसैन तलत की अगर हम बात करें तो तब डिफरेंट था। अब थोड़ी उनकी जगह स्टेबल हो गई है, पाकिस्तान टीम से वो खेल रहे हैं, थोड़े अनफिट भी हैं, तो शादाब भी अनफिट है, देन फहीम अशरफ कम बैक कर रहे हैं। तो ये 2 मेन वेपन्स थे इनके। पहले 2 अगर हम पीएसएल की बात करें तो ये 2 मेन वेपन्स थे इनके जिन्होंने पीएसएल जितवाने में मेन किरदार अदा किया। बट समहाउ कहीं ना कहीं इन दोनों प्लेयर्स की थोड़ी जो फॉर्म है और जिस तो फिटनेस है वो क्वेश्चन मार्क्स डेफिनेटली हैं मेरे। इसीलिए मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को राइट ऑफ नहीं कर सकते। सारी टीम में बहुत अच्छी हैं, इक्वल ऑलमोस्ट हैं, बट 19-20 अगर हम फर्क देखें तो वो टॉप टीम्स जो मैंने आपको कहा कोयटा और पेशावर ज़ालमी बाकी टीमों से लीड लेती हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन एंड फॉरेन प्लेयर्स। जी, लेकिन अली, जब भी हम प्रेशर्स की बात करते हैं और मैचेस की बात करते हैं तो प्रेशर बहुत मैटर करता है, और वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर तब आता है आप अपनी लास्ट परफॉर्मेंस इन द सेम लीग कंपैरिजन करें। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की लास्ट सीरीज में पीएसएल 5 में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बहुत डिसअपॉइंट किया। पेशावर ज़ालमी भी उस तरह से सामने नहीं आ सके। जो 2 टीम्स निकल कर सामने आई वो मुल्तान सुल्तान और लाहौर। कराची तो खैर जीत गया, लेकिन ये 2 टीमें ऐसी थी जो अंडर परफॉर्म करी थी, बट दे केम आउट ऑफ इट। वो प्रेशर से खमाए, वो कॉन्फिडेंस इनको सपोर्ट नहीं करेगा। व्हाट डू यू थिंक? कॉम्बिनेशंस जो मर्जी हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं तो आपको हेल्प आउट करता है इन द ग्राउंड।
एब्सोल्युटली, आई थिंक यू राइट, बट एज लॉन्ग एज अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, आई थिंक उनकी जो बॉलिंग है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बट अगर उनकी सेकंड अगर हम उनकी बैटिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे फ्लॉज डेफिनेटली नजर आते हैं। फखर जमान अगर हम बात कर रहे हैं, डाइसी है, उनका पता नहीं चलता है कब परफॉर्म करेंगे कब नहीं करेंगे। सेम इज द केस विद हफीज भाई, ऑल्दो पिछले साल 1.5 साल से हमारे प्राइम बैट्समैन है, बट देन अगेन 100% रिलायबिलिटी अभी भी मुझे हफीज भाई पे उस तरीके से हम सिंगल हैंडेडली जैसे मैच जितवाने वाली बात होती है, जैसे बाबर आजम है, बड़े प्लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज हफीज भाई में अभी भी मिसिंग है। तो बैटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लास्ट ईयर की अगर आपने बात की तो वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी जिसने लाहौर कलंदर्स को मैच जितवाया था। जी। तो हर दफा ऐसा नहीं होगा, हर बार बेन डंक आके 100 नहीं करेंगे, हर बार सुमित पटेल आके नीचे से मैचेस नहीं जितवाएंगे। आपको एक टीम एफर्ट, एक टीम कॉम्बिनेशन चाहिए होता है मैच जीतने के लिए। तो आई थिंक लाहौर कलंदर्स अगर अपनी देन अगेन जैसे मैंने कहा कि पहली जो पिक उनकी थी, अगर वो कोई बैट्समैन अगर पिक करते तो मुझे लगता है कि वो बेहतर टीम बना सकते थे रादर देन इसके। अभी थोड़ी बैटिंग जो है मुझे उनकी थोड़ी वीक लगती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अली यूनिस, जिस तरह आपने जिक्र किया ओवरऑल टीम्स का, अगर हम ओवरऑल अब पीएसएल का भी इम्पैक्ट का जिक्र कर लें, क्योंकि पीएसएल ने पाकिस्तान के क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट किया है। नया जो पूल आया हमारे पास क्रिकेटर्स का आया, हमारे पास बड़ा टैलेंट सामने आया, इंटरनेशनली बड़ा हमारे लिए ये फेवरेबल था। तो इसको कैसे देखते हैं आप, जो पीएसएल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 6 सक्सेसफुल सीजन हुए हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक PSL इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू पाकिस्तान इन लास्ट 6 or 7 years। आई थिंक इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिला इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, एक सिक्योरिटी क्रिकेटर्स को फील होती है कि इफ नॉट पाकिस्तान अगर नहीं खेलते हैं, अगर वो PSL का कॉन्ट्रैक्ट भी इनको मिल जाता है तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिकेटर्स के अंदर आ जाती है। तो आई थिंक क्रिकेटर्स के लिए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। एंड पाकिस्तान के लिए एक जैसे मेन इवेंट की हमने बात की कि और कुछ एंटरटेनमेंट ऐसा कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में अब होता नहीं है ड्यू टू अब तो कोविड की वजह से एंड इससे पहले हालात की वजह से। तो आई थिंक एक PSL ऐसा ही है जिसने हमारी खुशियों को उजागर करने का ठेका लिया हुआ है। हर साल एक इवेंट ऐसा हो जाता है जिससे हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक अच्छा इवेंट पाकिस्तान के लिए तैयार हो जाता है। एंड हैट्स ऑफ टू PCB जिस तरीके से, जिस अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज करते हैं हमेशा से। एंड आई थिंक इस बार भी जैसे आपने देखा अभी टर्की में जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग इन द राइट वे और एक बहुत ही खुशाइंद बात है ये PSL का पाकिस्तान में होना। बिल्कुल, PSL का पाकिस्तान में होना, बेशक लिमिटेड क्राउड के साथ होना, लेकिन कोविड-19 के साथ दिस इज आवर नॉर्मल न्यू एंड वी वेलकम इट एंड वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपने पूरी टीम्स का एक सिनॉप्सिस बता दिया कि क्या कॉम्बिनेशंस हैं, कौन सी है। तो उन्होंने तो काजी कोयटा एंड पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी जो है दे आर गोना बी ऑन द टॉप थ्रू आउट अगर वो अपने कॉम्बिनेशंस पे सही रहते हैं। बट ये तो मैदान में जाकर ही पता लगेगा, आपको नहीं पता मैदान में कौन सा पासा किस तरफ बैठ जाए। चेंजेस आई हैं सामने, हर दफा हमने देखा है कि कॉम्बिनेशंस के अलावा जो होती हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पर हम PSL का जिक्र कर रहे हैं, अपने स्टार्स का जिक्र कर रहे हैं, अपने हीरोज़ का जिक्र कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की फील्ड्स में आइंदा आने वाले दिनों में परफॉर्म करेंगे, वहीं पर हम एक और हीरो का जिक्र करें, अली सदपारा का, जो कि अभी भी उनकी तलाश जारी है। अल्लाह ताला जल्द हमारे रेस्क्यूअर्स को जो है वो मदद फराहम करें, हमारी ये दुआ है। तो सभी उनको याद भी करें, कल भी हम इनका जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन जिंदगी के आसार इतने दिनों के बाद खत्म हो, ये साइंस कहती है। अब बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी उनको याद रखे हुए हैं और उनके ऊपर बात भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं उनके लिए, और रेस्क्यू ऑपरेशन तो अभी भी डेफिनेटली चल ही रहा है। लेकिन अभी आपको खबर दें कि पाकिस्तान के नामवर अदाकार और गुलकार अली जफर ने K2 की मुहिम के दौरान लापता होने वाले आलमी शोहरत याफ्ता कोपेमा मोहम्मद अली सदपारा की बहादुरी की याद में एक गाना रिलीज कर दिया है। बड़ा ज़बरदस्त गाना जी, और गुलकार अली जफर ने ऑडियो गाना तुम चले आओ पहाड़ों की कसम गाकर अली सदपारा को खराज तहसीन पेश किया गया था। तुम चले आओ तुम्हें पहाड़ों की कसम है। और गुलकार अली जफर का ये कहना है कि कोई भी कौम अपने हीरोज़ को इज्जत दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकती है। अली सदपारा एक गैर मामूली हीरो थे और उन्हें हमेशा याद रखा। और ये गाना जो है चंद दिन पहले एक ट्विटर हैंडल पर शेयर भी हुआ। अली सदपारा अपने कैंप में बैठे हुए हैं अपने साथियों के साथ, और वहाँ पर वो ये गाना खुद गा रहे थे, और तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। और वो बड़ा ज़बरदस्त, लोगों ने उसको पसंद भी किया। जब ये मुहिम जारी थी तो लोग उनको देख भी रहे थे, फॉलो भी कर रहे थे जहाँ कहाँ पर वो पहुँचे हैं। अब यही गाना अली जफर ने गाकर उनको याद किया है। बस हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जहाँ पर भी वो हैं वो मिल जाएं। अली सदपारा ने अपनी ज़िंदगी का ख़तरा मोल लेकर पाकिस्तान के लिए गैर मामूली कामयाबियाँ भी हासिल की। और अली जफर ने यह भी कहा कि मैं कम से कम इस हीरो के लिए एक गाना गा सकता था ताकि जब तक मौसीकी रहे अली सदपारा हमारी यादों से जुड़े रहें। और ये जो गाना तुम चले आओ तुम्हें पहाड़ों की कसम उनको डेडिकेट किया है, और सोशल मीडिया पर लोग इसकी ओनरशिप भी ले रहे हैं, इसकी पजराई कर रहे हैं। इसके साथ ही एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक जी। और जहां पर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, कल भी हमने जिक्र किया भारत का और आज भी हम जिक्र करेंगे भारत का। और भारत का जिक्र कोई बड़ी ज़बरदस्त बात पे नहीं हो रहा, एक और ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई है भारत को बड़ी। उसमें ये है कि जहां पर कोरोना का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है, वैक्सीन भी तैयार की जाती हैं और फिर अभी वैक्सीन जो है उनका मरला भी शुरू हो गया। लेकिन भारत के साथ क्या हुआ जी कि भारत ने जो वैक्सीन तैयार की थी वो जनूबी अफ्रीका में उन्होंने बेची, अपनी तरफ से सेल की और वो वापस हो गई है। एक बड़ी वाइज सेइंग कहा जाता है, डोंट डू एनीथिंग व्हाट यू आर नॉट केपेबल ऑफ। आप अगर उस अहल नहीं हैं तो उस चीज़ में, जैसे कहते हैं ना कि घुसे ही मत, तो नकारा करार देकर जी वो वैक्सीन बाकायदा वापस भेज दी गई है, ऐलान कर दिया। मोदी सरकार की कोरोना वैक्सीन बेकार करार दे दी गई, जनूबी अफ्रीका ने इसे लेने से इनकार कर दिया। और इस हवाले से जनूबी अफ्रीका के हुकूमती ज़राए ने यह कहा कि भारतीय कोरोना वैक्सीन किसी काम की नहीं है, नाकिस है, बल्कि इसकी मियाद भी इतनी मुख्तसर है कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है ऑन द आपको याद है कि रियल भारत में ग्राउंड। भी बहुत से लोगों की बात हुई थी जब उन्होंने ये वैक्सीन लगाई, उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हुए थे। और ये अभी वो भी वैक्सीन की लिस्ट में शामिल नहीं है जो कि इंटरनेशनली अभी अप्रूव हो चुकी हैं। तो पता नहीं पहले तो जनूबी अफ्रीका ने इसको खरीदा क्यों, मतलब मंगवाया क्यों, और फिर भारत ने इसको बनाकर उनको बेच क्यों दिया। मतलब ये वही काम हो रहा है। भारत बेसिकली ना एक वो होता है ना एम्बेरसमेंट की लंबी लिस्ट है जिसका उसको सामना है। कल हम बात करते हैं वो कोपेमाओ का, आज हमने जिक्र किया है इनकी इस वैक्सीन की लिस्ट का। और उससे पहले जो किसान जो हैं इस वक्त भारत का असल चेहरा दिखा रहे हैं पूरी दुनिया में, वो भी सबने देखा, वो भी सबने देख लिया। और ये वो सूरत हाल है जी। किसानों के हवाले से भी अगर हम बात कर लें तो इंडिया में जो फार्मर प्रोटेस्ट है और वो ये कह रहे हैं कि ट्रेनें रोकेंगे, आज पूरा मुल्क बंद करेंगे, हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ। भारतीय किसान किसी तौर थमने में नहीं आ रहे और मोदी सरकार को उन्होंने नया चैलेंज भी बिल्कुल। और ये चैलेंज जो है वो बड़ा मुश्किल बनता जा रहा है भारत के लिए और भारत की आवाम के लिए इसको डिफेंड करना, क्योंकि मैंने देखा 26 नवंबर से उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया और अब तक देखिए ऐसे लग रहा है कि भारत डिवाइडेड है, आवाम डिवाइडेड है ट्विटर पर। मैंने ये आई थिंक ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा एक्चुअल है। इंडिया के अपने अंदर ही स्टेट विद इन स्टेट की सिचुएशन जो है ये वाजे कर रही है कि मोदी सरकार से अपना भारत ही संभाला नहीं जा रहा। और वो आप देखिए कि सिर्फ कोई एक रियासत नहीं है, ये पंजाब के फार्मर्स नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके जितनी स्टेट्स हैं वो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग अकलियतों के हवाले से जो आप कानून साजी करते हैं उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरे धरने और मुजाहरे हो रहे हैं ये मोदी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं कि इंडिया का पीछा छोड़ दो और खुद ही इंडिया को तकसीम करने की जिम्मेदारी जो तुमने ले ली है प्लीज उसकी जान छोड़ो। और इसके साथ फिर आप ये देखिए कि सिर्फ भारत में इसकी बात नहीं हो रही है, अब तो पाकिस्तान में तो खैर हम लोगों के तो हमसाया भारत, तो हम लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली यूएस तक, यूरोप तक बात ये चली गई हुई है। वहाँ से उनके सेलिब्रिटीज़ बात कर रहे हैं, आप ट्विटर पर बात की जा रही है, प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है। और फिर हमने ये देखा कि अगर किसी सेलिब्रिटी ने, किसी बड़े नाम ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया तो उसको उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का एजेंट है, ये साजिश है पाकिस्तान की कि जी हमारे खिलाफ कर दिया। मारूफ सिंह ने रिहाना को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया था क्योंकि उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। हद तक चले जाएंगे, आप अपने मुल्क में कर क्या रहे हैं आप ये देखें, आप सच्चाई का साथ दें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन खैर ये लंबी लिस्ट है, चलती रहेगी, आइंदा आने वाले दिनों में भी मजीद चीज़ें आएंगी भारत के हवाले से, हम आपको बताते रहेंगे कि इसमें भारत के साथ हो क्या रहा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल हम अपनी स्टोरीज को कंटिन्यू रखते हैं और कोविड की बात कर लेते हैं कि कोरोना हवाले से इस वक्त मुल्क में जो सिचुएशन है कि केसेस मुसलसल रिपोर्ट तो हो रहे हैं लेकिन जो हमारी पॉजिटिव रेशो है वो बहुत हद तक कम आ गई है। नाउ इट्स अबाउट 3 पॉइंट समथिंग, 3.8, 3.9, 3.7। पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल ये ग्राफ जो है वो इसी के साथ चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद बार बार ये कहा जाता है कि आप लोगों ने जिम्मेदारी लेनी है और कोविड से ना सिर्फ अपने आप को बचाना है बल्कि उसके फैलाने में जो है वो कोशिश करनी है कि आप लोग अपने आप को बचाकर बाकी लोगों को भी उससे मुतासर ना कर सकें। और उसके लिए 3 ही SOPs हैं जी। आपने मुसलसल सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हाथ धोने हैं और इसके साथ साथ जो है वो आपने अपने ज़रूरी नहीं है कि आप गैदरिंग्स वाली जगहों पर जाएं, बहुत ज़रूरी है तो ही जाएं, अदरवाइज आप इस चीज़ को अवॉइड करें। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसकी अब हर जगह पर बात भी हो रही है वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन। अब वैक्सीन पाकिस्तान में जो कि आपको मालूम है कैंसाइनो की फेज़ 3 ट्रायल जो है वो अप्रूव भी हो गया, उसके बाद उस ट्रायल भी हुआ, फिर अब उसको एक एमरजेंसी यूज़ में इस्तेमाल करने की इजाज़त भी मिल गई है। वैक्सीन के ऊपर बातें भी बहुत होती रही हैं और वैक्सीन हमने तो वॉलंटियर भी किया था। खैर उसके अलावा फिर कोरोना होना तो वो तो होता है ना 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको हो सकता है क्योंकि उसका असर नहीं होता। लेकिन ये है कि ये वैक्सीन से बड़ी ज़रूरी भी हैं, हमारे फ्रंट लाइन को लग भी रही हैं और फिर 65+ पे भी लगेंगी। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्या चांसेस हैं, कब तक वैक्सीन मिल जाएगी?
कि इसके चांसेस कितने, सक्सेसफुल रेट्स कितने चल रहे हैं, और फिर ये बड़ा फैक्टर है कि अगर एफिकेसी उसकी जो है 67% है, 75% है, तो फिर 25% लोग जो हैं वो जिनको नहीं इसका सूट किया उनके ऊपर क्या असर आता है, ये भी बड़ा क्वेश्चन। बिल्कुल, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपके, ठीक हैं आप? जी अल्लाह ताला का शुक्र है, आपकी दुआ। डॉक्टर साहब, कोविड की जब हम बात करते हैं तो अब वैक्सीन की एक नई दौड़ जो है वो चल रही है, जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज से डिफरेंट टेक्नोलॉजी के तहत तैयार की गई या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के तहत तैयार की गई वैक्सीन्स के ऊपर बात हो रही है। यूएचएस ने जो कंडक्ट किया पूरा एक ट्रायल, अब वो कंप्लीट तो हो गया है, कब तक वो भी अवेलेबल हो जाएगी? क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में जितनी वैक्सीन अवेलेबल है वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत कम है। बहुत शुक्रिया। देखें, जाहिर है जिसको मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर कहता हूँ, कोविड-19, अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से हम इसमें मुब्तला हैं, और कोई भी चीज़ जो 30 लाख जाने ले ले दुनिया में, जाहिर है ये सेकंड थर्ड वर्ल्ड वॉर ही हो सकती है। यहाँ पे दुश्मन मिसाइल नहीं है, एटम बॉम्ब नहीं है, यहाँ पे दुश्मन माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, और फ्यूचर में भी मेरा ख्याल है कोई इतने अगर लोगों ने मरना है 10 लाख से ज़्यादा, तो वो शायद किसी बैक्टीरिया या वायरस से ज़्यादा चांस है मरने का दैन मिसाइल्स। तो हमें अपनी तरजीहात जाहिर है रीअलाइन करनी चाहिए, और ख़ासकर मुल्कों को अपनी रीअलाइन करनी चाहिए, और कर भी रहे हैं। ये जो एक डार्क और लॉन्ग टनल है जिसमें हमने बहुत कीमती जानें गंवाई और बहुत लोग माजूर हो गए, और अभी भी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, इसकी टनल के एंड पे हमें नज़र आ रही है लाइट, वो एक इफ़ेक्टिव और सेफ़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तौर पे आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको पता ही है कि हमने कैंसाइनो का 18,500 वॉलंटियर्स का ट्रायल, जो प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल है, और ये कंप्लीट किया, कोई तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। और अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो क्वालिटी थी कंडक्शन ऑफ द ट्रायल, मेरा ख्याल है ये दुनिया में उन ममालिक में हम शामिल हो गए हैं जहाँ ट्रायल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के कंडक्ट होते हैं। आप इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया के ट्रायल्स पे बहुत क्वेश्चन मार्क हैं इंटरनेशनली, क्योंकि इंटरनेशनली सबकी नज़रें इन ट्रायल्स पे हैं इस वक्त जहाँ भी कंडक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बे इंतहा अच्छे अल्फाज कहे जा रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये कंडक्ट किया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अकलौती एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जिसमें हुआ, बाकी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुआ, और हमारा सबसे बड़ा सैंपल साइज था। तो इसलिए हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम बहुत नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रायल को हम एक तरह से एज ए पाकिस्तानी वी कैन ऑल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ। इसमें देखा यह गया कि देखें, जो दुनिया में रिज़ल्ट आया कि 65% इस वैक्सीन ने मैक्सिको में और बाकी मुल्कों में इसको प्रिवेंट किया। पाकिस्तान में ये 66%, 77% तक लोगों में ये नहीं हुई जिनको हमने एनरोल किया, जिनको एक्टिव वैक्सीन लगी। और जिनको हुई भी, उनमें से भी तकरीबन 90% को प्रोटेक्शन सीवियर डिजीज़ से हुई, यानी कि थोड़े लोगों को जिनको हुई भी उनको भी सीवियर डिजीज़ नहीं हुई, लार्ज मेजॉरिटी को माइल्ड डिजीज़ हुई वैक्सीन लगने का। वैक्सीन लगने के 2 एंड पॉइंट्स होंगे, एक तो आपको कोरोना हो ही नहीं, और एक है कि अगर खुदा ना खास्ता फिर भी आपको कोरोना हो तो वो आपको जानलेवा कोरोना ना हो। तो ऐसा ही इस वैक्सीन ने शो किया बहुत लार्ज मेजॉरिटी में। और उससे भी बढ़ के एक और चीज़ शो की कि ये सेफ़ है पाकिस्तानीज़ के लिए, और 18 साल से ऊपर तमाम लोग, चाहे वो कितनी भी उम्र के, में लगवा सकते हैं। और ये एक ऐसी वैक्सीन है जिसकी सिंगल डोज काफ़ी है। बाकी तमाम वैक्सीन जो साइनोफार्म की अभी डोनेशन आई, या फाइज़र की या मॉडर्ना की जो मैसेंजर आरएनए वायरस वैक्सीन हैं, ये तमाम 2 डोज वैक्सीन हैं। अभी एक और हम ट्रायल कल से शुरू करने जा रहे हैं एनहुई का, वो भी चाइनीज़ वैक्सीन है, लेकिन उसकी भी 3 डोजेस हैं। और वो ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रायल होगा क्योंकि उसकी 3 डोजेस हैं, तो उसको मुश्किल से हमें वॉलंटियरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन होपफुली उसको भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से। तो कोरोना ने जहाँ इतना नुकसान किया, थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग यही है कि हमारी टीम असेंबल हो गई जो कि रिसर्च कर सकती है। हम दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो गए जिन्होंने बड़ी क्वालिटी रिसर्च की है,
और सिर्फ यही नहीं, हमने 29 ट्रायल्स किए हैं और प्रोटेक्ट ट्रायल एक एग्जांपल है। डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, ये ओवरऑल ट्रायल्स का सिलसिला तो अपनी जगह जारी है। इसके साथ साथ ये जो अब सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन हम अगर कैनसाइनो का जिक्र करें, वो कहा गया था एनसीओसी की जानिब से कि इसको इमरजेंसी के तौर पर भी यूज़ करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। ये कैसे डिसाइड होगा और फिर क्या ये फॉर्मली अनाउंस हो जाएगी कमर्शियली, ताकि वो भी कुछ टाइम दिया गया है उस हवाले से? देखें, कैनसाइनो बहुत पहले रजिस्टर हो जानी थी। हुआ ये कि क्योंकि इसके ट्रायल्स हो रहे थे तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने ये सोचा कि इसके ट्रायल के रिजल्ट इंटरम रिलीज कम से कम हो जाए जी। सेफ्टी और एफिकेसी की। तो फिर इसको वो जैसे ही रिलीज हुए 2 हफ्ते पहले इंटरम रिलीज, उसके फौरन दूसरे दिन ये इसका अप्रूवल मिल गया, इमरजेंसी अप्रूवल। तो अभी ये इम्पोर्टेशन की फॉर्म में है और मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते में ये कमर्शियली अवेलेबल होगी पाकिस्तान में। अच्छा। और इसको जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो भी ले सकेंगे, प्राइवेट इदारे भी ले सकेंगे और लेना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने एम्प्लॉइज को लगा ही रही है। आपने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर बड़े बड़े इदारे हैं जी, आपने कहा 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये होपफुली जी अवेलेबल होगी। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल थोड़ा सा बीच में ऐड कर लीजिए कि ये अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होगी या नहीं, और लोग जो खुद लेना चाहते हैं ये कैसे अवेलेबल होगी, क्योंकि ये एक बड़ी बात है कि अब प्राइवेटली कमर्शियली ये वैक्सीन 1 हफ्ते के अंदर अंदर अवेलेबल होगी। बहुत से लोग विलिंगली लगवाना चाहते हैं जो ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सके। देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो चाइनीज वैक्सीन हैं ये सारी ही अफोर्डेबल प्राइस में होंगी और मेरा ख्याल है कि इनकी $3 से $4 से ज्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए एक डोज की। अच्छा। जाहिर है जिनकी 2 हैं इसको डबल कर लेना चाहिए। तो ये तो सिंगल डोज वैक्सीन है, तो ये अवेलेबल इसी रेंज में होगी, जिसका मतलब है 500 से 600-700 रुपए में होगी। और इसको मेरा ख्याल है प्रमोट करना चाहिए कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टेलीकॉम कंपनीज हैं या बड़े चैनल्स हैं जैसे आपका सिटी न्यूज़ नेटवर्क है, इनको खुद खरीदनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कर लेंगे वैक्सीनेट तो जाहिर है उनके डे ऑफ भी कम हो जाएंगे, तो आपको जो नुकसान हो रहा है इस कोरोना से वो भी कम हो जाएगा और आप न्यू नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ आ सकेंगे। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 75% आबादी जो 15.5 करोड़ लोग हैं, जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट कर देंगे लोकल ट्रांसमिशन रुकेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ ये जो आपका नया ट्रायल शुरू हुआ है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि लोग उसके लिए भी वॉलंटियर करेंगे या आप लोग अपना कोई क्राइटेरिया रखेंगे जिसके तहत वो सेलेक्ट कर सकेंगे उनको? देखें, इसके लिए भी वॉलंटियर करेंगे और ये भी प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल है। उनसे ज़ाहिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाएगी। हमारी ट्रेनिंग पूरे जो हमारे एजेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको पूरी की पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग। तो ये अभी मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते नेक्स्ट वीक में हम इसको लॉन्च कर देंगे और इसको एडवर्टाइज करेंगे मीडिया के ज़रिए, ताकि लोग वॉलंटियरिंग के लिए आएँ जो लगवाना चाहते हैं। इसकी हमने रीइम्बर्समेंट पहले वाले की हमने 8,000 थी, इसकी ज़्यादा है, इसकी 15,000 के करीब वॉलंटियरिंग फ़ी है जो हम अपने वॉलंटियर्स को देंगे। और जैसे मैंने कहा ये 3 डोजेज़ हैं, एक इनिशियली 0 डोज लगेगी, एक 1 और एक फिर 2, यानी कि 2 महीने में आपको 3 डोजेज़ लगेंगी। और इसको फिर बहुत अच्छा होगा कि हम कंपेयर करेंगे विद कांसाइनो के जो सिंगल डोज है, और ये सेल बेस्ड वैक्सीन है और ये पहली सेल बेस्ड वैक्सीन है जिसको हम ट्रायल करने जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मजीद जो बाकी स्पुतनिक भी रजिस्टर हो चुकी है, जैसे आपको पता है रशिया की, और वो भी मेरा ख्याल है कि विद इन 2-3 वीक्स आ जाएगी। और बहुत सारे जगह जितने भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जितने भी अदारे इसमें हिस्सा लें उतना ही अच्छा होगा। और मैं समझता हूं कि खाली वैक्सीन ले लेना काफ़ी नहीं होगा, इसको कोल्ड चेन के जरिए, क्योंकि इन वैक्सीन में फॉर्चुनेटली -68 फाइजर या मॉडर्ना जैसी नहीं है, सिर्फ 2 to 8 डिग्री है, जो कि कोई इतना ज़्यादा एक रेफ्रिजरेटर में है। और इसको लगाना और फॉलो अप बहुत ज़रूरी होगा मरीजों वॉलंटियर्स का कि उनको कोई एडवर्स इफेक्ट हुए हैं कि नहीं। हमें लगा के इसको भूल नहीं जाना चाहिए, उनको फॉलो अप करना चाहिए, जैसे हम स्टडी में करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिक्र किया वैक्सीन का, जो कि आइंदा आने वाले भी होंगे, रशियन वैक्सीन का भी जिक्र किया, और जो कैनसाइनो के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कैनसाइनो कमर्शियल अवेलेबल हो जाएगी, तो बड़ी ज़बरदस्त 1 हफ्ते के अंदर अंदर अब ये कमर्शियली जब अवेलेबल होगी तो आप लोग खुद जाकर ये वैक्सीन लगवा सकेंगे, क्योंकि ये अप्रूव भी हो गई,
रजिस्टर भी हो गई, और अब जब अवेलेबल होगी तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब ने जो कीमत बताई वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि $2 to $3 मिल जाए तो बड़ी अच्छी अंडर बात है 1000, हाँ मिल जाए तो बड़ी मजेदार बात हो जाएगी। एनीवेज एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल नौशहरा में इंतखाबी जलसा हुआ। मुसन्निक नून की नायब सदर मरियम नवाज वहाँ मौजूद थी और वहाँ पर उन्होंने हुकूमत को तो तनकीद का निशाना बनाया ही, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से मुझे हमदर्दी है जो पिछले 8 साल से नालायकी बर्दाश्त कर रही है। बिल्कुल, अब ये देखें सिचुएशन ऐसी है कि PTM के जलसे तो अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन नून भी खासी एक्टिव है और मरियम नवाज रोजाना की बेस पर कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही हैं, कहीं ना कहीं पर जा रही हैं, जो कि एक मेरे ख्याल में पॉलिटिकल एक्टिविटी वैसे भी जमहूरियत के लिए बड़ी जरूरी है। उनकी इंतखाब मतलब ज़िमनी इंतखाब भी आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, वजीराबाद में भी, डस्का में भी उन्होंने खिताब किया और नौशहरा में भी, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मैं जितनी पंजाब की हूँ उतनी खैबर पख्तूनख्वा की हूँ। मरियम नवाज डस्का जाए, वजीराबाद जाए और नौशहरा ना आए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनके ऊपर आजकल खासी तनकीद की जा रही है। कुछ पंजाबी में उन्होंने बात की, उसके ऊपर भी कभी वो कहती हैं कि मैं पंजाब की बेटी हूँ, तो उसको भी यूटिलाइज किया जाता है ऑब्वियसली ऑपोजिशन। तो वो हर बार कुछ भी शुरू करने से पहले पर्टिकुलरली इस चीज़ का जिक्र करती हैं कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरा ताल्लुक उस इलाके से ही है। फिर अवामी बात भी की गई, आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है और आवाम की जो शिकायत हैं उस हवाले से भी उन्होंने कल इस जलसे में बात की और लोगों को कहा कि मुस्लिम लीग नवाज आवाम की आवाज़ बुलंद करती है। बिल्कुल, और साथ उन्होंने स्टैट्स भी बताया कि 5.5 थी ग्रोथ रेट और अब जो है ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गई है, और फिर महंगाई के हवाले से भी जिक्र उन्होंने खूब किया है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जहाँ पर नून लीग की जारी है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेती है। जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ, हलीम आदिल शेख का हमने मामला देखा, खासा परेशान कुन रहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, खुसूसन हलीम आदिल शेख के लिए। पहले उनके ऊपर कुछ केसेस भी थे, अब जब इलेक्शन डे पर जिस तरह से मामला हुए वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर फायरिंग हुई है, मैं इसके जवाब में बाहर निकला हूँ, लेकिन अब उनके ऊपर उल्टा दहशतगर्दी का जो है वो FIR दर्ज हो रही है, तो मामला खासा संगीन होता जा रहा है। बिल्कुल, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का 2 रोज़ी जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करते हुए उन्हें जुमे को पेश करने का हुक्म दिया गया और पुलिस की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख और उनके साथियों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब पेश किया गया तो वहां पर वकील हलीम आदिल ने बताया कि हलीम आदिल शेख को FIR नंबर 48 पर अदालत में पेश किया गया और 15 दिन का रिमांड दिया जाए। पुलिस ने यह इस्तदा की, जिस पर अदालत ने 2 दिन का रिमांड दिया। और हमेशा की तरह ये ओपोनेंट पार्टी ये बात जरूर करती है, लेकिन अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हलीम आदिल शेख की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। ऑल्दो वो खुद वहां पर विक्टिम थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई और उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ये उनका मौका। और सईद गनी साहब ने खासी तनकीद की हलीम आदिल शेख पर। अब ये मामला है क्या, इसकी वजह क्या हुई है, इसका हल क्या है, ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको सेटल करना चाहिए। और फिर सेनेट के इलेक्शंस पर भी बात करेंगे जो कि आइंदा आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। शाहिदा साहिबा, जिस तरह से हम बात करें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सेनेट का इलेक्शन है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन ये जो मामला है इस वक्त हलीम आदिल शेख का, कल हमने देखा कि उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हो गया, जो इलेक्शन डे में हुआ वो होना नहीं चाहिए था। इलेक्शन कमीशन की भी इसमें कमजोरी नज़र आती है, लेकिन जो सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कल जवाब देखा हमने, सईद गनी साहब ने जिस तरह से दिया है, ये सिचुएशन अब किस तरफ जा रही है, क्या होना चाहिए इस वक्त? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मुझे लिया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अभी आप ही कह रहे थे कि PDM जो है वो हो रहे हैं। 1 हफ्ते पहले हमने हैदराबाद में एक अजीम शान जलसा किया PDM ने, और इसके बाद हम आ जाएं इलेक्शन पे। बाय इलेक्शन के अंदर आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर ये रिटर्न में दिया था कि कोई मेंबर नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली तरीके में नजर नहीं आना चाहिए, मासवाए के लोग जो वोटर्स हैं वो निकले। लेकिन आपने देखा कि वीडियोस मौजूद हैं हलीम आदिल शेख और दीगर मुंतखब MPAs MNAs जो कराची के दीगर हल्कों के थे, वो बेमा लाओ लश्कर के बेमा असले से लेस गाड़ों के साथ वहां पहुंचे। उनको क्या जरूरत थी, वो क्या लेने के लिए वहां गए थे? क्या वोट कास्ट करने गए थे? अगर वोट कास्ट करने भी चाहते हैं तो आपको पता है, हमें मालूम है कि हम अकेले उठते हैं और जाके चले, लेकिन वहां ना उनका हल्का। और फिर आप देखें कि जिस तरह वो एक गाड़ियों के कतार के अंदर प्रोटोकॉल के साथ तमाम MPAs MNAs वहाँ क्या फतह करने गए थे, वो पोलिंग स्टेशन फतह करने गए थे, क्योंकि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही थी
क्योंकि वो लिखी जा चुकी थी। वहां के लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, आपने देखा कि पाकिस्तान में उस दिन 3 बाई इलेक्शन हुए और तीनों बाई इलेक्शन के अंदर पीटीआई को बुरी तरह शिकस्त हुई। वो शिकस्त कोई कभी 18,000 12,000 पे थी, अब 2,000 पे थी, 6,000 पे थी, वो 18 से 18,000 पे पहुंच चुकी है। आप देखेंगे सिंध के अंदर सांगड़ में जहां इलेक्शन हुआ वहां इबरतनाक शिकस्त हुई, कराची में इबरतनाक शिकस्त हुई, बलूचिस्तान में इबरतनाक शिकस्त हुई। तो ये अब अवाम इनको मुस्तरद कर चुके हैं, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन शाहिदा रहमानी साहिबा, अभी आप ये देखिए कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएल दीगर सियासी जमातों को विक्टिमाइज किया, बगैर किसी इल्जाम के बंद किया। इनके लिए तो खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनको इलाका बदल किया जाए, जहां इलेक्शन हो रहा है वहां से उनको निकाला गया। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उनके गार्डों ने, उनकी गाड़ियों से फायरिंग करवाई गई ताकि हुकूमत सिंध पर झूठे इल्जामात लगाए गए, जो कि इनका वतीरा है। बिल्कुल सही। लेकिन शाहिदा रहमानी साहिबा, ये बात तो अब ओपनली कही जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी से कबल कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जाए, और वो तो ये बात बार बार कह रहे हैं कि जी मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है, मुझे जानबूझकर गिरफ्तार कराया गया, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। देखिए, ये तो रोज़े रोशन की तरह मैं समझती आया है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबके हाथों में मोबाइल होता है, फौरन वीडियोस बनती हैं। आपने देखा कि वो वायलेशन नहीं थी, वो क्या करने के लिए उस हल्के में गए थे, और अकेले नहीं गए थे, वो पूरे लाओ लश्कर के साथ। जिस तरह वो जमीनों पे कब्जे करते, उस तरह उन्होंने सोचा कि इलेक्शन के दिन वहां पे खौफ हरास फैलाया जाए, पोलिंग्स पे कब्जे किए जाए ताकि वोटर्स घरों से ना निकले। और हम जो उनका वो मकसद जो है वो इंतजामिया ने पूरा नहीं होने दिया और लोगों ने निकल कर वोट दिया। आप देखेंगे किसी भी इलाके में, किसी पोलिंग स्टेशन में इस तरह का जब वाकया होता है तो वहां के लोग नहीं निकलते, वो खौफजदा हो जाते हैं। आवाम कहते हैं कि जी झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है। तो ये उनका मकसद था, जो कि इलेक्शन कमीशन के तहत भी ममनू है। और ये हम तमाम MNA MPs, हमारी इसमें हुकूमत है, लेकिन हम अपने उस हल्के में नहीं गए। जो वहाँ के जिम्मेदारान थे वो वहाँ मौजूद थे, जो वहाँ वोटर्स थे वो निकल रहे थे, वोट डाल रहे थे। आप इनके बौखलाहट का आपने नतीजा शाम में देख लिया। इसी को हमने सब्र और तहम्मुल के साथ न सिर्फ बर्दाश्त किया, तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया। इलेक्शन कमीशन ने जब लेटर दिया गया तो उस वक्त बिल्कुल ठीक है, आपके मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं, हलीमा आदिल शेख के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। ये तो मामला अपनी जगह, अब इसको देखेंगे 2 रोज के बाद क्या होता है, अदालत क्या फैसला करती है। इसके अलावा एक और फैसला जो कि एक्सपेक्टेड है 3 मार्च को, सेनेट के इलेक्शंस हैं। अब यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से बड़ी खबर आ गई है, हफीज़ शेख साहब का उनके साथ मुकाबला होना है इस्लामाबाद की सीट पर। पहले तो उनके कागजात अब एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव खबर आ गई पीपल्स पार्टी के लिए। आप बताइएगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, कैसे होंगे रिजल्ट्स, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मेजॉरिटी उनके पास होने वाली है। देखिए जी, किस तरीके से उन्होंने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिनका एक हिस्ट्री है, और जिन्होंने ना सिर्फ इसके साथ ही उन्होंने असेंबली के लिए, पार्लियामेंट के लिए जो किरदार अदा किया एज ए स्पीकर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो मैं समझती हूँ कि तारीख का हिस्सा रहेगा। उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर डेली असेंबली में आकर ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को जवाबात दिए, उनके मसाइल हल किए, बल्कि पूरी कौम के मसाइल को उन्होंने जिस तरीके से हल किए, और वो एक मिसाल है। अच्छा, इसके साथ ही उनके किरदार कशी करने के लिए PTI ने कोई हरबा नहीं छोड़ा। आप ये सोचें कि वो जो कि उन्होंने, मैं समझती हूँ कि आइन को फॉलो करते हुए जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ लेटर नहीं लिखा, उनके राइट्स थे उन्होंने आइन को पामाल नहीं होने दिया, और उन पर एक फर्द जुर्म आयद करके उन्हें नाअहल किया गया। वो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। उसके बाद 2018 के इंतखाबात को उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन कमीशन ने दिया। अब उसको जवाब बना के, और दूसरा वो एक स्कैंडल बार बार लेकर आते हैं कि जी तोशाखाना का हार वाला, हार की वो कीमत उससे डबल अदा कर चुके थे। जब हार पर एतराजात उठे तो वो भी सबमिट करा दिए। उसके बावजूद जो है वो इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात लगाना, और दूसरी तरफ एक नाअहल शख्स को जो कि सादिक अमीन नहीं रहा, जो कि जिसने अपने तमाम तर असासाजात को छुपाया, जिसने इलेक्शन कमीशन में जब हलफनामा जमा कराया तो उसपे लिखा कि मैं पाकिस्तान के शहर हूँ, मेरे पास किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है, और इंतहा का बदतमीज गुफ्तार आपने उसकी देखी, किरदार हमारे सामने। उसके बावजूद
वो बूटों को उठा उठा के लाके रख देता है, और उसको जो है वो जब नाअहल होने का खतरा है तो सेनेट में लेकर जा रहे हैं, यानी उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। देखिए शाहिदा साहबा, ये तो उनकी अपनी पार्टी की चॉइस है कि वो किसको नामजद करते हैं। जाहिर है वो पीपुल्स पार्टी से या नून लीग से तो पूछकर करेंगे नहीं, लेकिन अगर हम इन वन ऑन मैं इसी पे बात कर रही हूँ कि ये इनका तरीका है, ये इनका ड्यूअल स्टैंडर्ड है कि किस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने 2-3 दिन से ड्रामा किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। इंशाअल्लाह ताला पीडीएम में तमाम शामिल तमाम जमातों के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं, और हम अल्लाह की जात से पुरुम्मीद हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, कल वज़ीर आज़म ने जो मीटिंग की है उसमें उन्होंने अपने तमाम वज़रा की ड्यूटी लगा दी है कि मेक श्योर करें अब्दुल हफीज शेख जीतें, और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन के पार्टी से जो नुमाइंदे हैं उनसे अपने ज़ाती राब्तों को, अपने ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करें, और मेजर अक्सरियत के साथ अब्दुल हफीज शेख को जीतना चाहिए। फिर एक प्रोग्राम में बैठकर वो ये भी कह रहे हैं कि देखें जी, पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म के अगेंस्ट हमने पीपल्स पार्टी के ही साबिक वज़ीर खजाना को जो है वो ला खड़ा किया है। देखिए इनकी बौखलाहट का अंदाजा देख लेंगे। जैसे ही उनको पता चला कि यूसुफ गिलानी साहब को हमने नॉमिनेट किया, उसके बाद उनके ऊपर झूठे बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उनके कागजात को रोकने की कोशिश की गई। अब इतनी बौखलाहट है कि कल उसके लिए खुसूसी तौर पर मीटिंग करके वुज़राओं को टास्क दिया गया। तो अगर ये हुकूमत की बौखलाहट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की बेचैनी नहीं है, वो कहते तो है घबराना नहीं, लेकिन इस वक्त जो घबराए हुए हैं उनका अंदाजा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि जी तमाम मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाइए कि हफीज शेख साहब को जो है वो जिताना है, क्योंकि हफीज शेख ने पीटीआई के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो शायद किसी और ने नहीं दी। ये तो सबको मालूम है कि हफीज शेख का क्या किरदार है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की, उन्होंने नुकसान पहुंचाया, वो करप्ट थे, और फिर वही उनके कैबिनेट का हिस्सा है, और आज इनको जिताने के लिए इमरान खान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सही सही। शाहिदा साहिबा, आप अब यहाँ पर तो आप कह रही हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो फेवरेट हैं और वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर ओवरऑल सेनेट के इलेक्शंस की बात की जाए, आपको लग रहा है जो नंबर गेम का बड़ा जिक्र हो रहा है कि जी नंबर जो है वो प्लस माइनस हो सकते हैं, और उसकी बड़ी वजह इलेक्शन कमीशन और इस वक्त जो समात भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में वो भी है कि पैसों का लेन देन होता है, प्राइवेटली होता है, अब तो इंटरनेशनल एजेंट्स भी सामने आ रहे हैं, तो इसका हल और फिर क्या रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं आपको? आपको लग रहा है दोबारा से जो चेयरमैन सेनेट की दफा हुआ था वो हो सकता है? देखिए जी, अगर हुकूमत की बदनीयती इसमें शामिल ना होती तो जो अदम एतमाद सेनेट चेयरमैन के खिलाफ हुआ था, हुकूमत उस वक्त ये खेल ना खेलती, क्योंकि पीटीआई का ये वतीरा रहा है, ये खुद जो है सिलेक्ट होकर आए हैं, इन्हें नहीं मालूम कि आइन क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होती है, उसका वकार क्या होता है। हम किसी भी हाल में, देखिए किसी भी इदारे को ये हक नहीं है कि वो आइन की इस तरमीम को बगैर पार्लियामेंट के जो है उसको कुछ किया जा सके। चूंकि पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के साथ कोई भी अमेंडमेंट होती है, लिहाजा आइन की इस तशरीह को, इसको बिगाड़ने की कोशिश कोई भी इदारा नहीं कर सकता, खा वो इलेक्शन कमीशन हो या कोर्ट हो। कोर्ट ये कह सकते हैं कि जी आप इस केस को ले जाएं पार्लियामेंट में, चूंकि ये 2/3 मेजोरिटी के साथ, जैसे कि इससे पहले भी आपने देखा कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था तो उन्होंने उसको पार्लियामेंट में भेजा, तो लिहाजा इसको भी पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि 2008 से 2013 तक कभी भी कोई इलेक्शन में इल्जाम नहीं लगा सकता कि कहीं पर कोई पैसों की खरीद फरोख्त हुई, क्योंकि इसमें हुकूमत का फेल होना मैं समझती हूँ कि करार दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत का ये काम होता है कि वो उसको रोके। लेकिन हुकूमत से ज्यादा बड़ा काम तो इलेक्शन कमीशन का होता है। शाहिदा साहिबा, इलेक्शन कमीशन के जितने इख्तियारात हैं उसकी डिटेल्स अगर हम पढ़ना शुरू करें तो आधी से ज्यादा पार्लियामेंट के मेंबर्स जो है वो रेडार पे आ जाए और उनसे सवाल जवाब होने चाहिए। अब अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर कुछ स्कैंडल्स की बात कर लें, जैसे आपने केपीके का स्कैंडल देखा, पैसों का लेन देन, इलेक्शन कमीशन अभी तक खामोश है, कोई दरख्वास्त नहीं दी गई उसको कि इसके ऊपर देखा जाए। अब खुफिया और ओपन शो ऑफ हैंड या सीक्रेट बैलेटिंग का जिक्र किया जा रहा है, जिसका अदालत का फैसला तो आ जाएगा, लेकिन अदालत भी बार बार इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि आपके ये इख्तियारात हैं, रियलाइज कीजिए, अगर नंबर ऊपर नीचे हुए, नुमाइंदगी जितनी है उसकी अकॉर्डिंगली सीट्स ना बन सकी तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। वो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में वो इस चीज को कुछ रिफॉर्म साइड पर लेकर जाएंगे? 18 अमेंडमेंट के बाद और अभी जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में हमने कुछ अमेंडमेंट की थी, इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार इदारा बनाया था, जिसमें तमाम 2/3 मेजोरिटी के साथ इलेक्शन कमीशन को तमाम तरह इख्तियारात दिए, लेकिन उसके बावजूद 2018 के इंतखाबात जो है वो मशकूक रहे। आरटीएस सिस्टम का बैठ जाना, पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद का कब्जा कर लेना,
और फिर हम सिर्फ अगर सेनेट इंतखाबात की बात करें अभी, ये सारी चीजें अपनी जगह इलेक्शन कमीशन पर एक सवालिया निशान है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, कोई भी चीफ जस्टिस जज ये नहीं कह सकता कि जी जितनी सीटें हैं उतनी आनी चाहिए, फिर तो आप जिस पार्टी का जितना रेशियो बनता है उसको उठा के भेज दें, इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है। हर शख्स का एक किरदार होता है, अगर यहाँ पे वोटर होते हैं, एमपीएस होते हैं, एमएनएस होते हैं, और सेनेटर जो आ रहा होता है उसका अपना एक किरदार होता है। हो सकता है कि वो कोई किसी भी पार्टी का है, वो उससे मुतासिर होकर उसको वोट दे रहा है, तो हम उसकी सेक्रेसी को कभी भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ये वादे तौर पे 226 के अंदर लेकिन शायदा साहबा इसी वजह से तो देखिए आपने कह दिया कि सीक्रेसी को नहीं खोलना चाहिए, वो किसी वजह से भी वोट दे सकता है, तो यहीं पर तो भी वफादारियां तब्दील होती हैं, पैसों का लेन देन होता है, और वो वाजे भी हो रहा है, आप पहले खुद भी कह रही हैं कि ऐसे होता है, फिर इसका हल क्या है? फिर अगर ऐसे करना नहीं है तो फिर क्या होगा? बात ये है कि अगर पैसों का लेन देन हो रहा है तो हुकूमत के अंडर में दीगर इदारे काम कर रहे हैं, आईबी हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो उनका पता करें कि वो कौन कर रहा है और उसको रोके। ये हुकूमत का काम है। मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि ये सारी चीजों को रोकना हुकूमत का काम है। बिल्कुल मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि आप पैसों पे अपने, लेकिन अगर किसी शख्सियत से कोई मुतासिर होके दे रहा है या उसका अपना वोट है, उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उसका राइट है, हर शहरी का राइट है। वोट के इसीलिए कहते हैं कि वोट जो है आपकी अमानत है और आप सोच समझकर उसको इस्तेमाल करेंगे। आप नहीं समझती, आप ये अपनी जाती राय बता रही हैं या पीपुल्स पार्टी का बयानिया बता रही हैं कि ओपन बैलेटिंग कभी नहीं होनी चाहिए, ये जो सीक्रेट बैलेट है यही कंटिन्यू रहना चाहिए, इवन इन सेनेट इलेक्शंस के बाद भी ये वाली रिफॉर्म हिस्सा नहीं होना चाहिए सिस्टम का, आप ये कह रही हैं? देखिए, मैंने हरगिज़ ये भी नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटजी बनती है, तमाम पार्लियामेंटेरियन पर मबनी, तमाम पार्लिमानी जो लीडर्स हैं उन पर मबनी एक कमेटी बनती है। इससे पहले भी हम सादा अक्सरियत में थे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ हमने और 18th अमेंडमेंट की, 19th अमेंडमेंट की, ये सारी अमेंडमेंट, और इसके बाद जो अब तक अमेंडमेंट हुई है 2/3 मेजॉरिटी के, तो उसका एक तरीका कार लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है। आपको अपोजिशन में शामिल जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लेना होता है, मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ अगर रिफॉर्म करना चाहते हैं तो ही पॉसिबल हो सकेगा। इस तरह से ऑर्डिनेंस लाकर या अपनी मर्जी की तरामीम शामिल करके अगर सपोर्ट चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगी। शाहिदा रहमानी साहिबा ये कह रही थी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी और पार्टी का बयानिया सेनेट इलेक्शन भी बता रही थी, और उससे पहले आपने जो सिंध में हलीम आदिल शेख के हवाले से बात चल रही है उस पर भी बात की। लफ्जी गोलाबारी तो मुसलसल चल रही है दोनों पार्टीज के दरमियान, लेकिन हलीम आदिल शेख का इशू इसलिए भी और बड़ा हो गया कि इससे पहले भी उनकी सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ बन नहीं पा रही थी, वो कब्जा तजावुजात के हवाले से भी एक सिनेरियो चल रहा था। तो ये सारा मामला है। अब आइडली स्पीकिंग तो ये कह रहे हैं सभी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली अभी तक किया नहीं गया है, तो फिर इसमें अब फिर लोग भी ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता। ये किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जहां पर हमने देखा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप ट्रैवल करना चाहते हैं अभी कुछ अरसे के दौरान? कुछ अरसे के बाद करूंगा, अभी जरा कोविड थोड़ा सा सेटल हो जाए उसके बाद। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक गुड न्यूज देती हूँ। अक्सर लोग परेशान होते हैं ना कि ओहो पासपोर्ट बनाना तो बहुत महंगा हो गया, इन हालात में गुड न्यूज, तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है ना तो आप नया बनवा ले, रिन्यू कराने का और आने का और नया बनाने की जो फीस है ना वो कम कर। वेरी नाइस, ये बड़ी अच्छी डिसीजन ली गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, और जिन लोगों के लिए ये मसाइल थे और ये बड़ा मसला रहता है लोगों के लिए, क्योंकि जैसे ही वो पेजेस बढ़ाते हैं तो रेट बड़ा ज़्यादा हो जाता था, और इमरजेंसी में किसी को पासपोर्ट बनाना तो बहुत ज़्यादा रेट है, तो इसलिए अब ये दोबारा से रिवाइज की गई है जो फीस है पासपोर्ट की, 17 फरवरी से ये हो गया इतलाक, जो कि मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी पॉजिटिव खबर है। बहुत सी नेगेटिव खबरों के दरमियान मुझे अफसोस हुआ कि मेरा तो 2022 में जाकर एक्सपायर हो रहा है, तो मैं फायदा नहीं उठा सकूंगी, लेकिन जिनका अभी करीब में ही एक्सपायर हो रहा है, कुछ 6 मंथ से कम रह गया है, बाद में आपको फायदा हो जाएगा जब आपकी एक्सपायरी डेट आएगी। बढ़ा देंगे ना, आपको नहीं पता महंगाई का कितना तूफान आता है। बहरहाल इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने जारी किया है, 5 साल के लिए 36 सफात पर मुश्तमिल पासपोर्ट की फीस जो है वो अब 3000 रुपए, जबकि एजेंट की फीस जो है वो 5000 रुपए। अर्जेंट मतलब अगर आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं, मैं परेशान हो गई कि एजेंट तो इलीगल होता है, उसकी कोई फीस नहीं होती लीगली। अर्जेंट पासपोर्ट आप 5000 में बनवा सकेंगे जी, जो कि मतलब फौरी आपको 4 दिन में मिल जाता है, तो वो भी बहुत से लोगों के लिए बड़ा मसला बन जाता था कि इतनी ज्यादा फीस अचानक से देना, तो फिर ये अच्छा फैसला। और फिर 5 साल के लिए जो 72 सफात जो कि एक बड़ा पासपोर्ट होता है, उस पर मुश्तमिल जो पासपोर्ट है उसकी फीस 5500, और फिर अर्जेंट की फीस 9000 रुपए अभी भी है, थोड़ी ज्यादा है, लेकिन चलें पहले से तो कम हो गई ना। 72 पेजेस का मतलब यू
ट्रैवल अ लॉट, तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तभी आप ये पासपोर्ट लें 5 इयर्स के लिए 72 पेजेस, अदरवाइज तो नॉर्मल पासपोर्ट इज एनफ। वैसे मेरे ख्याल में 10 साल का पासपोर्ट होना चाहिए जो कि आसानी रहे ना, जिसका आईडी कार्ड सजेशन देने वो कहते हैं ना आपको थोड़ा मिलता है तो आप ज्यादा की ख्वाहिश करते हैं, तो अबू ज़र ने कहा आप थोड़ा सा फायदा हो रहा है तो मैं ज्यादा की ख्वाहिश भी कर दूंगी, एक साथ ही 5 साल का पासपोर्ट बन जाए, आपको बनवाना ही ना पड़े। 10 साल का, सॉरी 5 साल का तो बनता है, 10 साल का पासपोर्ट बन जाए, आपको रिन्यू ना कराना पड़े। मेरे ख्याल में तो यही नहीं, फिर वो जैसे नवाज शरीफ साहब का एक्सपायर हो गया ना, तो अगर 10 साल का होता तो वो एक्सपायर ना होता, तो उनका तो एक्सपायर हो गया जी वहाँ पर पासपोर्ट, और हुकूमत का कोई मूड नहीं है उनको देने का, वो 9,000 रुपए अर्जेंट फीस भी देंगे तो नया पासपोर्ट। और इसके साथ साथ थोड़ी एडिशन एक है, ये इससे रिलेटेड खबर नहीं है, लेकिन जिसमें आपने एजेंट का जिक्र किया, ये बड़ा लोगों का मसला है, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो एजेंट होते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर भी जरा काम करें। अगर गवर्नमेंट का अपना सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, तो ये एजेंट माफिया जो है वो खुद ब खुद बैकआउट कर जाता है। एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि आप 2 घंटे शायद वहां बैठ जाएं, अपना काम खुद करा लें, एजेंट को आप जो कमीशन दे रहे हैं आप उस माफिया को मजबूत कर रहे हैं, तो ये कल्चर जो है वो खत्म होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं इसी के साथ एक ब्रेक खत्म हो जाए। बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब हम आपको एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बताने वाले हैं, एक मज़ेदार सी चीज़ के बारे में, और वो मज़ेदार सी चीज़ जो है वो है आलू बुखारा। आलू बुखारा पसंद है आपको? मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आलू बुखारा दिखने में बड़ा छोटा होता है, लेकिन वो उसकी 2 टाइप्स होती है ना, एक बड़ा सॉफ्ट सा होता है, फिर एक थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा होता है, तो वो उसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है ना? डिफरेंट है बिल्कुल। अब मेरे ख्याल में जो जितने फल भी हैं उनके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली आलू बुखारे का जिक्र करें तो उसके हैरान कुन फ़वाद आपको हम आज बताएंगे, और ये ना सिर्फ जायके और लज़्ज़त से, क्योंकि लोगों को बड़ा पसंद है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो कि विटामिन सी का जिक्र इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये आपको कोरोना और इस तरह के वायरसेस से भी बचाता है, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है ना, विटामिन सी तो बेशुमार मौजूद होता है आलू बुखारे के अंदर, विटामिन सी। बिल्कुल, और इसके साथ साथ दुनिया का ये मकबूल फल भी है, जो कि सूखने के बाद इसको आलू बुखारा कहा जाता है, और ये खाने के अलावा अद्वियात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक बड़ी इसमें एडिशन है, और माहिरीन इसे जिगर और दिल के मरीजों को खुसूसन इस्तेमाल करने का मशवरा भी देता है। ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद साबित होता है आलू बुखारा। अगर आप ड्राई आलू बुखारा अगर आप शुगर के दौरान खाते हैं तो वो उसका जो लेवल है वो मेंटेन रखने में अपना रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ इसमें ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड मौजूद होते हैं जो शुगर के मर्ज का शिकार होने से न सिर्फ बचाते हैं बल्कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने वाले हार्मोन की सतह भी बढ़ा देता है, और इसमें मौजूद फाइबर जो है वो जिस्म की कार्बोहाइड्रेट जज्ब करने की रफ्तार को सुस्त कर देता है। तो इसके अलावा आलू बुखारे को खाने की आदत इंसुलिन की हसासियत भी बढ़ाती है, जिससे ज़ियाबतीस के शिकार अफराद के लिए इस मर्ज की पेचीदगियों से बचना आसान हो जाता है। फिर इसके अलावा जहाँ पर हम डायबिटीज़ का जिक्र करें, दिमागी सेहत के लिए भी ये बड़ा फ़ायदेमंद है। मुख्तलिफ तिब्बी तहकीक रिपोर्ट्स के मुताबिक आलू बुखारे में मौजूद पॉलीफिनोल्स दिमागी अफ़ाल को बेहतर करते हैं, जबकि दिमागी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है, और जिससे उम्र बढ़ने से लाहक होने वाले अमराज का खतरा कम हो जाता है। तो ये अगर आप मुट्ठी भर आलू बुखारा या 2-3 भी खा लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आलू बुखारा आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी आईसाइट वीक है या आंखों में दर्द होता है या आपको लगता है कि आप अपनी आईसाइट को मेंटेन रखना चाहते हैं और ग्लासेस नहीं लगाना चाहते, आईसाइट खराबी का बायस ना बने, तो फिर आप आलू बुखारा अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। विटामिन सी और बीटा कैरोटीन से भरपूर फल आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन रोल प्ले करता है और ये सेहत को मुस्तहकम रखने के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और फिर पट्टों की कमजोरी और मोतिया वगैरह से भी ये बचा सकते हैं आपको। आलू बुखारा के कैरोटीन, लेटिन और दीगर से भरपूर फल है जो कि सूरज की अल्ट्रा वायलेट शॉ के मुज़र असरात से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। फिर इसके साथ साथ जुड़ी बात कि जिल्द के लिए भी फ़ायदेमंद है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द को जगमगाने, नौजवान रखने में मदद देते हैं। तो फिर बेसिकली अगर आपकी जिल्द भी साफ हो रही है, तो फ्रूट्स खाने से स्किन फ्रेश होती है, तो ये एक बड़ा आपको फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, और झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, फाइन लाइंस का खतरा कम हो जाता है, तो आपको किसी आर्टिफिशियल प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप आलू बुखारा खाते रहेंगे। अक्सर लोग क्रॉफिट्स जो आंखों के गिर्द झुर्रियां पड़ जाती हैं या लाफ लाइंस पड़ जाती हैं और फिर उनको कुछ ना कुछ प्रोसीजर कराना पड़ता है उसको खत्म करने के लिए। तो फॉरएवर यंग रहने के लिए आलू बुखारा इस्तेमाल करें, खाएं और उसमें आलू बुखारा स्पेसिफिक। बिल्कुल, और हड्डियों को 20% से ज्यादा मजबूत करता है जी। खुश्क आलू बुखारे भी हड्डियों को मजबूत बनाने में अपना एक अहम रोल प्ले करते हैं। जबरदस्त। और फिर ये हड्डियों को रेडिएशन से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है और दिल के लिए भी ये फायदेमंद है। मतलब इतने फायदे हैं, अब आप आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताते जा रहे हैं और देखें, आप काउंट करते जाएं कितने फायदे हैं आपको। नेचुरल अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, खुश्क आलू बुखारों को खाना शरियानों में खून के बहाव में मददगार साबित हो सकता है और इसके नतीजे में दिल को मुख्तलिफ अमराज जैसे कार्डिक अरेस्ट, फॉलेज और दीगर से भी आपको बचाव हो सकता है। बिल्कुल,
इम्यून सिस्टम का हमने जिक्र किया कि आपकी इम्यूनिटी को ये बेहतर करता है, तो आई थिंक आजकल के दौर में जब वायरसेस बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट कोविड, दीगर इन्फेक्शन जो हैं वो भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में अगर आप नेचुरली ऑर्गेनिक तरीक़ों से अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर करेंगे तो यकीन जानिए आप बहुत जल्दी न सिर्फ रिकवर कर जाएंगे इफ़ यू आर अंडर अटैक बाय एनी वायरस, या आप अपने आप को वैसे ही हेल्दी रखेंगे अगर आप इन फल्स का इस्तेमाल फलों का इस्तेमाल जो है बड़ा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में मैंने जब जिस तरह से शुरू में भी बात की है कि फल ओवरऑल भी आपकी हेल्दी डाइट में शामिल होने चाहिए। अब आप चाहे आलू बुखारा खा रहे हैं या कोई भी और फल खा रहे हैं, इसको अपनी रूटीन डाइट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब कोरोना के दिनों में मैंने ये बहुत रिसर्च की, ओवरऑल भी मैं वैसे भी अपनी डाइट में इसको हिस्सा बनाया हुआ है फ्रूट्स का। ये आपको ओवरऑल बड़ा हेल्दी रखते हैं, आपकी स्किन है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको बड़ा मदद फराहम करते हैं। बिल्कुल, बट साहब जैसे गोरे होने हैं ना तो आलू बुखारा खाते रहें क्योंकि स्किन बेहतर हो जाती है इससे। ये मैंने आपको अपनी आज की टिप दे दी है। और वो आलू बुखारा आप फल की सूरत में भी खाइए या खुश्क खाइए, वो आपकी मर्जी है, गोरे आप इतने हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अक्सर परेशान होती हूँ, सीक्रेट मैं अक्सर परेशान होती हूँ कि अबूजर ने अगर कभी सैंडल्स पहने हो ना तो मैं ऐसे करके देखती हूँ और मैं कहती हूँ लड़कों के पाँव इतने सफेद कैसे होते हैं। ये आपको याद है, मैं बहुत दफा इसको मेंशन भी कर चुकी हूँ। आलू बुखारा खाइए, फ्रेश रहिए, गोरा रंग करिए, क्योंकि आलू बुखारा गोरा रंग करने में अपना रोल करता है। सिर्फ गोरा रंग ही नहीं आपकी होना चाहिए, फ्रेश कलर भी आपका, अगर नॉर्मल कलर भी है तो उसमें फ्रेशनेस हो जाएगी, तो ये भी एक एडिशन ठीक है। आपके पास गोरा रंग है ना, आप इतनी टिप्स ना दें, आप बस इतनी बात करें। एनीवेज वी मूविंग ऑन और अपनी अगली स्टोरी की तरफ हम चल रहे हैं। और अगली स्टोरी हमारी है जी, गुज़श्ता 28 साल में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात का अगर जिक्र करें तो जहां पीटीआई कहती है कि हमने तब्दीली लाई है और तब्दीली के नारे लगाए हैं, प्रोटोकॉल खत्म करेंगे, तो यहाँ एक्चुअली वो नजर आ रही है तब्दीली के 49% तक अखराजात में कमी वाक़ हुई है। और तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जो अब प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें इदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं। उसके मुताबिक 2018 में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात 509 मिलियन रुपए थे, जो कि 2019 में 35% कम होकर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बने वहाँ पर तो उनके अखराजात कम हुए 35%, 339 मिलियन रुपए हो गए। और फिर 2020 में यानी कि गुज़िश्ता साल में मज़ीद उससे 49% कम होकर अब 280 मिलियन रुपए हो गए थे। और तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक 2018 में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात जो 514 मिलियन थे, 19 में 40% कम हुए, 305 हुए, और फिर 20 में 29% कम हुए। तो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का भी उन्होंने जिक्र किया, उनके मुताबिक कि उन्होंने 2 कैंप ऑफिस पर 3.6 अरब रुपए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के 5 कैंप ऑफिस पर 570 मिलियन, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ड्राइवन कैंप पर 4.3 अरब रुपए, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के 2 कैंप ऑफिस पर 572 मिलियन रुपए खर्च हुए, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के 48 गैर मुल्की दौरों पर 572 मिलियन डॉलर खर्च हुए। और इसके साथ डिटेल्स दी गई हैं दौरों की, और जो कैंप ऑफिस की हैं उसमें नवाज शरीफ का भी जिक्र किया गया, उनके 92 दौरों पर 1.8 बिलियन, और शाहिद खाकान अब्बासी के 19 दौरों पर 260 मिलियन, परवेज अशरफ के 9 दौरों पर 107 मिलियन, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कम खर्च किया, 26 दौरों पर 176 मिलियन रुपए खर्च किए हैं। और ये भी कहा गया वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से कि दौरा अमेरिका पर आसिफ अली ज़रदारी ने $7,72,000 खर्च किए थे, नवाज शरीफ ने $5,49,000, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने $67,000 सिर्फ खर्च किए हैं। और इस तरह दौरा अफगानिस्तान पर ज़रदारी साहब ने $44,000, नवाज शरीफ ने $58,000, जबकि इमरान खान ने $9,600 खर्च किए। कंपैरिजन किया गया है मुख्तलिफ अदवार का, उनके दौरों का। इसी तरह दौरा डेविस पर गिलानी साहब ने $4,50,000, नवाज शरीफ साहब ने $7,61,000, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने $52,000 खर्च किए, सिर्फ $52,000 खर्च किए। और दौरा चीन पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने $2,88,000, नवाज शरीफ साहब ने $10,60,000, जबकि इमरान खान साहब ने $60,000 सिर्फ खर्च किए हैं। मैं सिर्फ लगा रही हूँ जी। आगे वाकई वैसे कंपैरिजन में अगर देखें तो वाकई काफी ज्यादा बट स्टिल बहुत ज्यादा है। इसके साथ भी $60,000 के साथ भी सिर्फ नहीं लगता, लेकिन बात जस्टिफाइड है कि कहाँ लाखों में खर्च होते थे, $10,00,000 लग रहा है, $60,000 लग रहा है। उधर से आप देखें ना 10 टाइम्स नीचे जा रहा है, सिर्फ $60,000। और टीम भी होती है साथ, सिर्फ एक बंदा नहीं होता, तो वो टीम के साथ। ये भी बड़ा मैटर करता है कि इमरान खान साहब ने जब भी इंटरनेशनल दौरे किए हैं तो उन्होंने बड़ी लिमिटेड
टीम के साथ थोड़े दिन के लिए जाते हैं, लिमिटेड टीम के साथ जाते हैं। और वैसे भी कोविड आ गया तो दौरे तो वैसे ही कम हो गए ना, अदरवाइज तो मजमूई दौरे अगर पूरा साल ये भी चलते रहते तो वो भी ऐड ऑन हो जाते हैं इसके अंदर, या पर्टिकुलर उनका भी जिक्र आ जाता है। वर्चुअली दौरे हो रहे थे, मतलब वहां भी सारी उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, इससे भी पैसे बच गए। वैसे ये आपने एक नया पॉइंट उठा दिया, शायद इस पर बात ख्याल रहे कि जी इससे कबल पार्टी तर्जुमानों ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि लोगों को पता होना चाहिए वज़ीर आज़म का खर्चा जो है वो 49% कम हुआ है और आज तमाम मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बड़े अरसे के बाद बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरिंग में वाज़िया इजाफा भी हुआ। बिल्कुल, तो ये अच्छी खबरें थी जो कि शेयर आपसे हमने की हैं, क्योंकि अच्छी पॉजिटिव खबर भी कभी दफ़ा शेयर करनी चाहिए। होता यह है कि हम लोग अक्सर नेगेटिविटीज़ की तरफ जाते हैं और नेगेटिव ज़्यादा नज़र आता है, तो ये पॉजिटिव खबर थी इसलिए ज़रूरी भी होता है। इसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा और जिक्र करें इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो हैं कई ऐसी हरकतें कर जाती हैं जो कि फिर इंटरनेशनली उसका डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पर हुआ ये कि बरतानिया में एक कार ड्राइवर था जिसने ऐसी हरकत की दिल को दहला देने वाली, जिसमें उसने ट्रेन के जो पटरी है उसके ऊपर इतनी तेजी से गुजरा कि ट्रेन के साथ उसने मुकाबला करने की कोशिश की और क्रॉस जा रहा था, मतलब उधर से ट्रेन आ रही है और इधर से गाड़ी जा रही है एंड देन ही टुक और यहाँ पर गलती नहीं उसने की, ये इंटेंशनली बनाई गई है ये वीडियो। जी, बरतानिया में ये वीडियो बनाई गई है, पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार तो कर लिया है और रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन का कोर्स भी करवाया उसको पकड़ के, और जाहिर है जो सजा बनती थी वो भी करवाई है। लेकिन इसकी फुटेज ट्रेन में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ओपन रेलवे क्रॉसिंग है जिसके इर्द गिर्द कोई हिफाजती बैरियर नहीं है और ड्राइवर तेज रफ्तार ट्रेन के आने के बावजूद अपनी गाड़ी वहां पर लेकर जा रहा है और सिर्फ चंद सेकंड पहले, मतलब तसादुम होने ही वाला था कि चंद सेकंड पहले उसने अपनी पटरी चेंज कर ली और वहां से गाड़ी साइड। ऑब्वियसली और ये कोई स्टेशन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब पटरी है, गुजर रही है और वो क्रॉसिंग है। और यहाँ पर जब भी आप इंटरनेशनली अगर आपने ऐसे ओपन जो बैरियर्स देखे होते हैं उसमें ये होता ही है कि लोगों को पहले कॉशन कर दिया जाता है कि आप यहाँ पर रुकें, आपने यहाँ पर रुकना है, ट्रेन का इंतजार करें, ट्रेन आ रही है, ये बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस शख्स ने जो हरकत की है उसलिए इंटेंशनली की। जी अच्छा, पुलिस ने जब उसे पकड़ लिया ना तो उसे दो रास्ते दिए कि या तो आप 100 पाउंड जुर्माना दे दें जो उनका 100 पाउंड होता है, या फिर आप 87 पाउंड का ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी का कोर्स मुकम्मल करें। और शहरी ने कहा कि मैं कोर्स कर लेता हूँ, मैं जो है ना 100 पाउंड नहीं दूंगा। और फिर सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो जो है वो वायरल हो गई और लोग इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे थे कि ये कोई एडवेंचर नहीं है, ये कोई खतरों के खिलाड़ी नहीं है। आई वुडंट इवन कॉल हिम अ प्लेयर, ये एक कावर्डनेस थी जो उन्होंने अटेम्प्ट की। एंड प्लीज 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 जिंदगी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, इस चीज को ख्याल रखना। लेकिन आप ये देखिए ना कि इन जो आप खतरों का खिलाड़ी ऑब्वियसली इनको नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये प्रोफेशनल तो है नहीं। इन्होंने जो हरकत की है वो अब ये चीज जब वाजे हो गई है कि ये इंटेंशनल थी तो फिर इनको सजा ज्यादा होनी चाहिए या फिर इनको ड्राइविंग लाइसेंस को क्योंकि आप जान जा सकती थी, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। तो ऐसे लोग पाकिस्तान में ये इंटरनेशनली जहां पर भी आप देखें तो उनको आपको क्रिटिसाइज जरूर करना चाहिए क्योंकि ये हरकत किसी तरह सजा होनी चाहिए ताकि आइंदा वो कभी ऐसे करे ना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सोशल मीडिया एक बड़ी पावरफुल चीज़ है और लोगों का डायरेक्ट रिएक्शन उस पर पता लग जाता है, लोगों की पसंद नापसंद सामने आ जाती है। और बार बार सोशल मीडिया का जिक्र हम इसलिए भी करते हैं कि हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है और आपकी रसाई बहुत ज्यादा हो गई सोशल मीडिया की। और रिसेंटली हमने देखा है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन जाए या फिर उसका जिक्र हो तो वो फिर इंटरनेशनली भी उसका जिक्र होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उसका जिक्र होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। सो अभी हम आपको एक छोटा सा क्लिप ऑफ दैट कलाम सुनाएंगे जो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अच्छा जी, ये वो कलाम है जिसमें वो अल्लाह ताला से तौफीक मांग रहे हैं कि मैंने शादी करनी है और इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मेरी शादी लग रही है। मुझे ऐसा लगा बहुत लेट हो गई, उनको बड़ा शौक है। ये जी नातख्वां हैं और हाफिज हैं यासिर सोहरवर्दी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि गाना सुनते साथ ही मेरे ज़हन में सबसे पहले ये कलाम सुनते साथ ही सबसे पहले ज़हन में मेरे ये आया कि आपकी शादी शायद नहीं हो रही है और आपको बहुत शौक है शादी करने का। हाँ, असल में ये आइडिया इसलिए कि एक तो जो है वैलेंटाइंस डे जो है वो उसका मौका था और फिर कंवारों के लिए एक पैगाम है इसमें कि जैसे उम्र जो है ना वो बढ़ जाती है और ख़ासकर लड़कियों की, और कुछ रसूमात है जिसकी वजह से उनकी शादियां नहीं हो पाती, जहेज़ हो गई ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा एक मैसेज था इसमें कि हम जो है वो निकाह को फ़रोग़ दें, शादी में जल्दी करें, माँ बाप को भी चाहिए। एक मैसेज था।
जहन में आइडिया आया, सोचा सब तक पहुंचा दें, तो सबसे पहले अपने ऊपर ले लिया, मैं भी शादी करूंगा। यही था जहन में। अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है आपने अपने पेरेंट्स को पहले सुनवाया है कि आज सुने जी, मैं अब कह रहा हूँ कि मैंने सारी दुनिया को सुना दिया फिर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वजह यह है कि जो है वो इतना फास्ट जो है ना वो हम उसमें चल रहे हैं, तो पेरेंट्स भी जो है ना वो मसरूफ़ है, हम भी मसरूफ़ है, लेकिन पेरेंट्स को बताने के लिए मैंने कहा यही आइडिया अच्छा है, तो उनको जो है वो सुनाकर ही बता दिया जाए। पढ़ाई मुकम्मल हो गई, क्या करते हैं आप, थोड़ा ये भी बताएं। जी जी हैं यासिर, मतलब आवाज नहीं है, आप अपने पेरेंट्स तक तो मैसेज पहुंचा रहे हैं, पूरी दुनिया ने देख लिया है। एज क्या है, पढ़ाई कितनी की है, काम क्या करते हैं, थोड़ा सा लोगों को ये भी बताना था, साथ थोड़ा सा प्रोफाइल। आवाज बहुत कट कर आ रही है, मुझे सही समझ में नहीं आई। जी यासिर, अब आप तक आवाज ठीक आ रही है? जी हाँ ठीक आ रही है। जी जी, अब जरा आप। जी यासिर, आपसे ये पूछ रहे थे कि बेसिकली आपने गाना तो बड़ा बनाया है, ये दुआ बेसिकली आपने की है और मैसेज दे दिया सारी दुनिया को कि आप शादी फौरी करना चाहते हैं। ये मैं पूछ रहा हूँ कि पढ़ाई वगैरह मुकम्मल हो गई है, सब काम शाम हो गए शुरू? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा छोटा सा बिजनेस है फ्रेगरेंस का। अच्छा। और बिल्कुल, तो मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जैसे आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि माशाल्लाह 18 साल के जो है ना वो यंगेस्ट जो है ना वो शादियाँ जल्दी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 18 साल के बाद तो हो जानी चाहिए। लेकिन यासिर, चलें अब तो हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और आपका आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर सोशल मीडिया के ऊपर ये गाना और ये कलाम बड़ा तनकीद का निशाना भी बना। गाना इसलिए बार बार निकल रहा है क्योंकि लोग इसको उससे शबीह दे रहे हैं और लोग जो है ना इसमें म्यूजिक का और स्टाइल ऐसा है, आपने पिक्चराइजेशन उसकी ऐसी की है, लेकिन उसमें आप जाहिर है डेफिनेटली अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, लेकिन लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लोगों को ये तरीका पसंद नहीं आ रहा और लोग ये भी कह रहे हैं कि आप हाफिज हैं, नात ख्वाह हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, दुआ का तरीका ये नहीं होता जिस तरह से आप कर रहे हैं। लोगों ने कई ये भी कमेंट किया कि शायद ये कोई मजाक हो रहा है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, देयर इज द सीरियस साइड एंड मजाक वाली साइड। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? जी ये मेरे ख्याल से तीसरा चौथा कलाम है जो बहुत ज़्यादा जो नज़म की सूरत में बहुत वायरल हुआ। अव्वल तो मैं ये कहूँगा इसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ डफ यूज़ हुआ है और डफ जायज़ है। जी। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें कोई है नहीं, गाना इसको इसलिए नहीं भी बोल सकते हैं। और तनकीद का निशाना जहाँ तक बात है इसकी, तो मेरे ख्याल से जो मेरे पहले वाले कलाम है उससे ज़्यादा इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। उसका पता हमें इस तरह चलता है कि कमेंट्स के ज़रिए अगर मीम्स वगैरह भी बने हैं तो उसको लोगों ने पॉजिटिव लिया है बहुत ज़्यादा, कि मतलब इस तरह का भी जो है वो कलाम होना चाहिए। और निकाह का पैगाम है इसमें, असल में जो मेरे मीम्स बनती हैं वो स्टार्टिंग वाले जुमलों पर बन जाती हैं। अब पूरा कलाम वो मीम्स बनाने वाले मीमर्स जो है वो नहीं सुनते, तो अगर वो पूरा सुनेंगे, क्योंकि मेरी मुलाकात हो जाती है तो वही लोग मेरे साथ फिर सेल्फीज बनवाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो बोलते हैं यार माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस मरतबा नेगेटिविटी कम है और पॉजिटिव मैसेज ज़्यादा है माशाल्लाह। अच्छा, ये तो बिल्कुल जहाँ तक मेरा आइडिया है और जो मेरे लोगों से आपने कहा कि नेगेटिविटी कम है इस दफ़ा, पहले ज़्यादा थी, पहले जब आपने इस तरह के कुछ कलमात पहले भी किए हैं, तो फिर ये बेसिकली आपको आइडियाज़ आते हैं, आप करते कैसे हैं इसको, मतलब सोचते हैं या इसी स्ट्रीम में आप आजकल सोच रहे हैं तभी शायद इस तरह की बार बार चीज़ें आ रही हैं सामने? जी आइडियाज़ तो जहन में बहुत सारे आते रहते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि यंग जनरेशन तक किस तरह अपनी बात पहुँचाऊँ। अब अगर मैं बेसिक नातख्वां ही हूँ, अब नातख्वां जो है वो बहुत कम आप ऐसे नातख्वानों को देखते होंगे जिनकी आवाज़ आम पब्लिक तक पहुँचती है, मतलब आम लोगों तक। मतलब ज़्यादातर जो है वो रिलीजियस लोगों तक ही पहुँच सकती है आवाज़ नातख्वां की, या तो मतलब जो दीन से वाबस्ता हो, दाढ़ी हो जिसकी, टोपी हो। लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो मैं समझ रहा हूँ कि यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। उसकी वजह ये है कि मैं कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहा हूँ उनके लिए। और आइडियाज़ का जहाँ तक ताल्लुक है तो पोइट जो है वो पोइट्री भेज देते हैं, मैं देख लेता हूँ, अच्छी लगती है, पढ़ लेता हूँ, अब पता भी नहीं होता इतना वायरल हो जाएगा।
वायरल अगर हो जाता है तो मैं इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी मेरी वजह से आ रही है, आप तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और हमारी सोसाइटी में एक ये कॉन्सेप्ट है कि एक नातख़्वां सिर्फ नात ही पढ़ सकता है, या दुआ अगर करनी है तो दुआ का भी एक खास तरीक़ेकार होता है। तो ये जो आपने कलाम पढ़ा, ये दुआया तरीक़ेकार लगा नहीं लोगों को। यहाँ ये भी कमेंट्स मौजूद हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते। आपने कहा कि बेहतर रिस्पॉन्स आया, लेकिन फिर भी तनकीद तो की ना लोगों ने। हाँ, दुआ के जो है वो कई तरीके होते हैं। अब जो है वो एक बड़ा मशहूर वाक़या है गालिबन हज्जाज बिन यूसुफ का, कि वो खाने काबा में दाखिल हो रहे थे तो एक नाबीना शख्स बैठा हुआ था, और उस नाबीना शख्स की दुआ ये थी कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे। तो कहते हैं हज्जाज बिन यूसुफ ने ये कहा कि कब से दुआ मांग रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 10 साल हो गए गालिबन। उन्होंने कहा अगर मैं वापसी आता हूँ, मैं दुआ मांगता हूँ काबे में जाकर, और वापस अगर मैं आया और आपकी आंखें नहीं आई तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा। कहते हैं हज्जाज वापस आता है और उस शख्स की आंखें आ चुकी होती है। अब हज्जाज के जाने के बाद उस शख्स ने किस तरह से दुआ की, किस तरह से धाड़े मारकर, क्योंकि उसकी जान पर बनी। तो मैं समझता हूँ कि कभी इस तरह भी दुआ का एक पहलू होना चाहिए। अगर किसी की नहीं होती तो मेरे ख्याल से फिर ऐसी दुआ के बाद शादी हो ही जाएगी। छोड़ना नहीं चाहिए, हर तरीके से दुआ करनी चाहिए, और वो अल्लाह ताला की हस्ती है जिसके बारे में दुआ ये कबूल हो जाए, आपकी शादी हो जाए। जो है वो उम्मीद सारी सिर्फ अल्लाह ताला से ही है, तो वो किसी भी तरीके से दुआ हो कबूल हो ही जाती है। तो हम ये दुआ करते हैं मैं और आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा कुछ सुना भी दीजिए, यही कलाम बेशक आप सुना दीजिए जो मर्जी, इसमें से आप हिस्सा सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपने कहा कि मीम्स के लिए लोग पहले ही 2-4 लाइनें, आप दूसरा सुना दीजिए, तीसरा सुना दीजिए, जो आपका दिल करता है वो सुना दीजिए। मैं स्टार्टिंग के इसके वर्ड सुना देता हूं। मैं भी शादी करूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, सच्चा इश्क निभाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे, घर अपना बसाऊंगा, या अल्लाह। कनेक्शन हमारा मुनक़ता हो गया, लेकिन उनकी दुआया कलाम जो है ठीक हो गई। हाँ, ये हम उनसे राब्ते में रहेंगे ना, जरा पूछते रहेंगे कि कबूल हुई या नहीं। इसी के साथ नाज़रीन आपसे हम इजाजत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।